वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी पेपर 1 बीए थर्ड ईयर के छात्र छात्राओं के लिए ऐसे मॉडल पेपर के बारे में जिनसे आपकी परीक्षा में लगभग 90% प्रश्न वहीं से आने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से जो प्रश्न मैं बताऊंगा वो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और आज की वीडियो के माध्यम से आप 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को जानेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, उनके आंसर को कैसे लिखना है उसको बताने का प्रयास रहेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 10 होंगे जिनमें से आपको 5 ही करने होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न का अथवा करके आपको मिलेगा। 5 ही प्रश्न उसमें करने होते हैं, 200 शब्दों में उनको लिखना होता है। तो और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात की तो 10 मतलब 5 आपके पूछे जाते हैं, उनमें से केवल 2 करने होते हैं। 500 शब्दों में एक एक प्रश्नों का उत्तर देना होता है दीर्घ उत्तरीय का। 200 शब्दों में आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देना होता है और जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। तो समाज शास्त्र का पेपर 1 है, अर्थात जो है सोशियोलॉजी फर्स्ट पेपर न्यू मॉडल पेपर है 2023 की परीक्षाओं के लिए। फाउंडेशंस ऑफ सोशल थॉट ये पेपर 1 का नाम है सोशियोलॉजी में, यानी समाज शास्त्र जब आप पढ़ते हो खास करके बीए थर्ड ईयर में। तो बीए थर्ड ईयर के छात्र छात्राओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल होंगे। पेपर 1 का जो पेपर होगा आपका, चूंकि आप जब बीए थर्ड ईयर में हो तो आपको कितने पेपर होंगे, एक सब्जेक्ट के 3 पेपर होंगे, ठीक है। तो यानी कि प्रत्येक पेपर का एक एक मतलब एक प्रकार से एग्जाम होगा। पेपर 1 का एग्जाम अलग डेट को होगा, पेपर 2 का एग्जाम अलग डेट को होगा, पेपर 3 का एग्जाम अलग डेट को होगा। जिस प्रकार से आपने बीए सेकंड ईयर में दिया था तो 2 पेपर होते हैं, सेकंड ईयर में खास करके 2 पेपर होते हैं एक सब्जेक्ट के, लेकिन जब थर्ड ईयर में आप जाते हो तो 3 पेपर होने लगता है, ठीक है। तो उसी श्रृंखला में मैं आज पहले पेपर पर डिस्कशन कर रहा हूं और अगली वीडियो जो होगी उसमें मैं पेपर 2 पर डिस्कशन करूंगा, उसके बाद पेपर 3, इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट की पेपर 1, 2, 3 और सब पर मैं चर्चा करूंगा। और किसी किसी सब्जेक्ट में आप देखते हैं तीसरा जो पेपर होता है उसमें 3 खंड होते हैं, किसी किसी में 2 खंड होते हैं। उनमें से आपको चूज करना होता है, जो आपने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में भरा होगा वही आपका कोई एक प्रकार से आपको देना होगा। यानी कि कई पार्ट में भी होता है, यानी कि जो जैसे कि जियोग्राफी की बात की तो सुदूर पूर्व एशिया को होता है, एक दक्षिण पूर्व एशिया और एक दक्षिण पश्चिम एशिया होता है। तो आपने कौन सी एशिया ले रखा है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो आपने उसमें भरा होगा वही आपको पेपर देना होगा। तो ये आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सोशियोलॉजी में कोई लफड़ा नहीं है और ख़ास करके एजुकेशन में भी आप देख सकते हो थोड़ा सा दिक्कत होगी। फिलोसॉफी में आपको मिलेगा, ठीक है, साइकोलॉजी में आपको ऐसा मिलेगा, बाकी सोशियोलॉजी में आपको नहीं मिलेगा। सोशियोलॉजी में पेपर मतलब जो होता है 1, 2, 3 बस, ठीक है। देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक बार जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बीए तृतीय वर्ष समाज शास्त्र का पेपर 1 सामाजिक विचारों का आधार आपके पेपर का नाम है, हिंदी में, अंग्रेजी में फाउंडेशंस ऑफ सोशल थॉट बोलते हैं इसी को। न्यू मॉडल पेपर होगा 2023 की परीक्षाओं के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इसमें रखा है। देखिए, खंड आ, बा और सा 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होता है। खंड आ से आते लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड बा से लघु उत्तरीय प्रश्न और खंड सा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड आ से जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं उनकी संख्या 10 होती है, यानी सभी प्रश्नों को आपको करना होता है 10 के 10 के। ओके, 50-50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। 2 नंबर मिलता है अगर आप इस प्रश्न का उत्तर मतलब इन प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से 50 शब्दों में आप दे लेते हो तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिल जाएगा उसके लिए। तो आइए, और इसी प्रकार से लघु उत्तरीय प्रश्नों में 200 शब्दों में लिखना होता है, 10 नंबर का एक प्रश्न होता है। दीर्घ उत्तरीय में आपको 2 प्रश्न करने होते हैं, 500 शब्दों में लिखना होता है, 15 नंबर का एक प्रश्न होता है। देखिए, पहला प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाएगा, देखिए ऐसे लिख करके छोड़ दें, इसका मतलब आपको इसकी परिभाषा या इसके बारे में कुछ बातें बता देनी। कितने शब्दों में, 50 शब्दों में। तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखेगा उद्विकास। उद्विकास क्या होता है, आपसे पूछने का मतलब ये क्या है कि उद्विकास क्या है या उद्विकास किसे कहते हैं, उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उद्विकास की बात की जाए, उद्विकास का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर महोदय को आप सभी लोग जानते होंगे, उन्होंने दिया है। किसने, हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो हर्बर्ट स्पेंसर की अगर बात की जाए तो वो उन्होंने उद्विकास के सिद्धांत को दिया। अच्छा, डार्विन ने भी एक प्रकार से उद्विकास को सिद्धांत को दिया, लेकिन उन्होंने जानवरों के बारे में एक प्रकार से उनका विकास कैसे कैसे हुआ उस पर शोध किया, लेकिन उसी को कहीं ना कहीं पे मनुष्यों पर लागू या समाज पर लागू किया। किसने, समाज पर लागू करने का प्रयास किया, हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो हर्बर्ट स्पेंसर का उद्विकास का जो सिद्धांत है ये क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या लिखोगे भाई, आप लिखेंगे कि यह सिद्धांत किसका है, उद्विकास का सिद्धांत स्पेंसर का है।
और इन्होंने डार्विन के उद्विकासी सिद्धांत को समाज पर क्या किया, लागू करा। आगे आप लिखोगे कि स्पेंसर कहते हैं कि समस्त ब्रह्मांड पदार्थ और शक्ति दो पदार्थों से मिलकर के बना। कितने पदार्थों से भैया? स्पेंसर कहते हैं कि दो शब्दों से मिलकर के बना है ब्रह्मांड की। कौन कौन से? एक तो पदार्थ से मिलकर के और एक शक्ति, यानी शक्ति और पदार्थ से मिलकर के एक प्रकार से किसका निर्माण हुआ है? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। कौन मानता है? स्पेंसर मानते हैं। आगे स्पेंसर कहते हैं कि समाज का उद्विकास सरलता से जटिलता की ओर होता है, अभिन्नता से भिन्नता की ओर होता है, असंबद्धता से संबद्धता की ओर होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है सरलता से जटिलता की ओर। यानी पहले समाज बड़ा सरल था। पहले आप देखते हैं शुरुआत में व्यक्ति अकेला था, धीरे धीरे फिर परिवार बन गया, उसी के साथ परिवार से फिर समाज का निर्माण हुआ, समाज से फिर संजातीयता एक प्रकार से धीरे धीरे आप देखते हैं अब संजातीयता समाप्त होने लगी है। श्रम विभाजन के साथ आप देखते हैं भिन्नता भी बढ़ी है, जटिलता में वृद्धि होती गई है। यानी कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि उद्विकास एक प्रक्रिया है जो कि सरलता से जटिलता की ओर बढ़ी है। पहले केवल व्यक्ति का उद्देश्य क्या होता था? रोटी कपड़ा मकान। उससे पहले भी केवल आप उसको एक प्रकार से अपना पेट पालन करने के लिए केवल भोजन की आवश्यकता होती थी। शुरुआत में कच्चा मांस खाता था मनुष्य, मतलब कि जानवरों को पकड़ के या फिर अन्य जीव जंतुओं को खाता था कच्चे तरीके से। आग की खोज हुई, उसके बाद में उसको खाने लगा, धीरे धीरे करके फिर वस्त्र पहनने लगा, उन्हीं की छालों का वस्त्र, फिर पत्तों का वस्त्र बनाने लगे, फिर धीरे धीरे आग का आविष्कार होते हुए भून कर खाने लगे, कई सारी चीज़ें हुई, फिर खेती करना प्रारंभ कर दिया, नए नए औजारों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया, कई सारी चीज़ें होती गई। तो यानी एक लंबी प्रक्रिया, उद्विकास का मतलब होता है एक लंबी प्रक्रिया। उद्विकास को अंग्रेजी में एवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अंग्रेजी में उद्विकास को एवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, वो उद्विकास प्रगति और एक प्रकार से विकास यानी डेवलपमेंट, और एक होता है क्रांति यानी कि एक प्रकार से रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन माने क्रांति, एवोल्यूशन माने उद्विकास, डेवलपमेंट माने विकास और प्रोग्रेस माने प्रगति। प्रगति और प्रोग्रेस ये दो शब्द जो है इम्पोर्टेंट है। प्रगति और एक प्रकार से उद्विकास, ये दो शब्द जो है ये कहीं ना कहीं पे आपको मिलते रहते हैं। जो है समाजशास्त्र जब आप पढ़ते हो तो उद्विकास का मतलब होता है कि जब बहुत लंबी प्रक्रिया के तहत विकास होता है, लंबी प्रक्रिया के तहत जब सरलता से जटिलता की ओर होता है। यानी पहले का समाज आप देखते हैं आदि मानव वाला, वहाँ से लेकर के आज का जो भौतिकवादी समाज आप देख रहे हो, चहल पहल, तमाम सारी वस्तुओं का निर्माण हो चुका है। पहले इतनी सारी वस्तुएं नहीं थी, तो अब जटिल हो चुका है समाज, और पहले समाज बिल्कुल सरल था। तो वही उद्विकास होता है। उद्विकास का सिद्धांत यही है कि पहले सरल था समाज, अब धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हुआ। उद्विकास की प्रक्रिया धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में आपको दिखाई पड़ती है। पहले धार्मिक प्रक्रिया कुछ और थी, आज कुछ और है। आर्थिक क्रियाएं को पहले लोग कुछ और किया करते थे, आज तमाम प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के साधन है। पहले राजनीति कुछ अलग तरीके से होती थी, आज राजनीति में बहुत परिवर्तन है। आज लोकतंत्र है, ठीक है, गणतंत्र है, राजतंत्र समाप्त हो गया। पारिवारिक प्रकार से गतिविधियाँ जो थी वो पहले दूसरे तरीके से थी, आज दूसरी है। सामाजिक, सांस्कृतिक, तमाम प्रकार के जो समाज था पहले अलग अलग तरीके से था, आज उन्हीं समाजों में अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग समाज के पहलुओं में तमाम प्रकार का परिवर्तन आपको दिखाई पड़ रहा होगा। यही होता है उद्विकास। एक बड़ी लंबी, मतलब कि बहुत दिनों से चली आ रही प्रक्रिया, वो होती है उद्विकास। प्रगति का मतलब होता है एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं और उससे आगे निकल जाते हैं तो होती प्रगति। जैसे मैंने मान लिया कि हमको यहीं तक आना था, मान लेते हैं 0 बिंदु तक हमको आना था इधर से, और हम और आगे निकल गए कि एक निश्चित समय में, तो हो गई प्रगति, यानी प्रोग्रेस कर लिया हमने यहाँ से। चूंकि हमको यहीं तक पहुँचना था लेकिन इससे आगे मैं चला गया, तो ये प्रोग्रेस हो गया मेरा। प्रोग्रेस माने एक प्रकार से बढ़ना, ठीक है। तो उद्विकास आपके समझ में आ गया क्या होता है। अगला पॉइंट है उद्विकास का सिद्धांत पूछे किसने दिया था, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, यह बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम की बात की जाए तो गृहस्थ आश्रम क्या होता है, आप सभी को पता होगा। आश्रम व्यवस्था एक प्रकार से टर्म होता है। आश्रम व्यवस्था खास करके सोशियोलॉजी में और बीए थर्ड ईयर के पेपर 1 में आपको सामाजिक विचारों के आधार जब आप पढ़ रहे होंगे तो जरूर आश्रम व्यवस्था से प्रश्न एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न आते रहते हैं। आश्रम व्यवस्था की बात की जाए तो आश्रम व्यवस्था का अर्थ होता है एक प्रकार से जिसमें व्यक्ति अनेक जो है कार्यात्मक स्तरों पर विश्वास, मतलब विश्राम करता हुआ अपने अंतिम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है।
महाभारत में वेदव्यास ने कहा है कि जीवन के 4 आश्रम जो होते हैं, ये व्यक्तित्व की 4 मतलब की सीढ़ियाँ होती हैं विकास की, जिन पर क्रम से चढ़ते हुए मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति की ओर आगे जाता है। यानी कुल मिलाकर के आप देखते हैं जीवन को 100 वर्षों को मान करके ऋग्वेद में कहा गया है कि जीवेत सरदाह सततम, यानी कि जीवन कितने 100 वर्षों का मान करके ऋग्वेद में कहा गया है कि मानव जीवन 4 आश्रमों से होकर के गुजरता है। पहला आश्रम कौन सा है? मानव जीवन के 4 आश्रम होते हैं। पहला आश्रम है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जो है ये 0 से लेकर के 25 साल तक वर्ष तक का जो आश्रम होता है ये ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। दूसरा आश्रम होता है वानप्रस्थ आश्रम, 25 से लेकर के 50 वर्ष का जो समय है ये होता है एक प्रकार से ब्रह्मचर्य मतलब गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम। और तीसरा होता है आपका वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आपका 50 वर्ष से लेकर के और 75 वर्ष तक जाता है। और जो चौथा आश्रम है वो होता है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम की बात की तो 75 के बाद 100 वर्ष तक जो व्यक्ति मतलब बीच का होता है ये एक प्रकार से संन्यास आश्रम है। तो आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया भाई गृहस्थ आश्रम के बारे में, यानी 25 से 50 तक वर्ष के बारे में आपको बताना है यहाँ पर, यानी कि गृहस्थ आश्रम क्या होता है। वैसे गृहस्थ आश्रम को एक प्रकार से सभी आश्रमों की रीढ़ भी कहा जा सकता है और आश्रम व्यवस्था का सबसे जो उच्च एक प्रकार से अगर आश्रम बोला जाता है तो मतलब मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ एक प्रकार से आश्रम बोल सकते हो गृहस्थ आश्रम को। मनु ने भी आश्रम की भूरी भूरी प्रशंसा करी है और कहते हैं कि जिस प्राणवायु का आश्रय लेकर के सब जीव जीते हैं उसी प्रकार से गृहस्थ का आश्रय लेकर के सभी आश्रम चलते हैं। यानी गृहस्थ आश्रम सबसे जबरदस्त आश्रम है। तीनों आश्रमों वाले गृहस्थ आश्रमी ही सबसे श्रेष्ठ हैं। और गृहस्थ आश्रम से ही आप देखते हैं ऋषियों का, पितरों का, देवताओं का, भूत का और अतिथि का, इन लोगों की जो संतुष्टि होती है उससे लोग आशा करते हैं। और गृहस्थ का यह भी कर्तव्य होता है कि वो प्रतिदिन श्राद्ध करे और इसके अलावा उसका यह भी कर्तव्य होता है कि बिना कष्ट उठाए धन संचय भी करे, किंतु निंदित कार्यों के द्वारा धन एकत्र ना करे। सर्वदा ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, नृ यज्ञ और प्रतियज्ञ करता रहे। गृहस्थ का यह भी कर्तव्य होता है कि अतिथि का सत्कार करे, श्रद्धा के साथ उसका सत्कार करे, अतिथि देवो भव का पालन करे, ओके, और अपनी शक्ति के अनुसार आसन दे, अतिथियों को भोजन करवाए, कंदमूल से उनका सत्कार करे और ब्रह्मचारी को अन्नदान भी दे। तो गृहस्थ आश्रमी की आप देखते हैं ये तमाम प्रकार की क्रिया जो होती है, जो डेली की डेली होती है, वो धर्म कार्य के से संबंधित होती है। और साथ ही साथ आप देखते हैं गृहस्थ आश्रम में रह करके अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आप धर्म, अर्थ और काम का उत्तरदायित्व भी पूर्ण कर सकते हो, तभी तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। यानी कि गृहस्थ आश्रम अगर हटा दिया जाए तो मेरे हिसाब से आश्रम ज़्यादा सफल नहीं माना जाएगा, क्योंकि गृहस्थ आश्रम जो है उसी में आप अपने ज्ञान का जो आपने ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ा है गुरुकुल में जाकर के, वो आप उसका प्रयोग उसमें करते हो और उस ज्ञान के प्रयोग से आप धन संचय करते हो। धन संचय करने के बाद में और आपने ब्रह्मचर्य का जो ज्ञान है, इन सारे अनुभवों को आप जब वानप्रस्थ यानी जंगल की ओर प्रस्थान करते हो, वानप्रस्थ आश्रम माने होता है जंगल की ओर प्रस्थान करना, तो आप जब जंगल की ओर जाते हो तो वानप्रस्थ जीवन आपका प्रारंभ हो जाता है। तब आप अपने ज्ञान का एक प्रकार से और ऊर्जा का संचार करते हैं, लोगों तुम्हें बताते हैं प्रभु महत्व के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये होता है आपका वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में। अंततः आप एक बट वृक्ष के नीचे बैठ करके आराम से भगवत भजन करते रहें। और गृहस्थ आश्रम में आप देखते हैं धर्म का आप पालन कर पाएंगे। धर्म माने होता है धारण करना, यानी धर्म एक प्रकार से कैसे धर्म में बताए गए जो मार्ग है उसका प्रयोग करते हुए आप अर्थ यानी अपने मतलब रुपया पैसा कमाई करते हैं। और काम माने होता है अपने जीवन की जो समस्त इच्छाएं होती हैं, चूँकि जो मनुष्य होता है वो अनंत इच्छाओं का स्वामी होता है और यही मनुष्य चूँकि जब अनंत इच्छाओं का स्वामी होता है तो अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह क्या करता है, तो मनुष्य जो होता है वो पैसा रुपया कमाता है और पैसा रुपया धर्म संबंध अगर कमाता है और अपने जीवन की इच्छाओं को पूरा करता है तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, धर्म के बताए हुए मार्ग पर चल करके धर्म में बताए गए जो नियम कायदे उनका पालन करते हुए आगे बढ़ता है जो मनुष्य, उसको कोई संशय की बात नहीं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। आवागमन के बंधन से वह प्राणी मुक्त हो जाता है। मृत्यु लोक के जो तमाम सारे कष्ट हैं उनसे एक प्रकार से वो निपटारा पाता है। मृत्यु लोके जना सर्वे नाना क्लेश समान्विता नाना योनि समुत्पन्ना पच्यन्ते पाप कर्म भी। इस प्रकार से दुख नाशो भवे ध्रुव मिस चिन्ना मनसा विष्णुलोकम गतसता तत्नाणम देवम शुक्लवर्णम चक्र चक्र गदा पद्ममाला विभूषितम। इस प्रकार से जो नारद भगवान थे मतलब एक प्रकार से वो जाते हैं भगवान विष्णु के पास और पूछते हैं कैसे सभी जो मृतलोक के जना सर्वे नाना क्लेश समान्विता, जो नाना क्लेश से मृतलोक के जन सभी समाहित हैं,
तो वो कैसे मिटेगा। तो उन्होंने कहा था कि पुरुषार्थ का अगर सही तरीके से पालन किया जाएगा, धर्म के बताए हुए मार्ग पर जो व्यक्ति चलेगा, आश्रम व्यवस्था को मानेगा, वर्णाश्रम के नियमों का पालन करेगा, उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। तो गृहस्थ आश्रम उनमें सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है सभी व्यक्तियों के द्वारा और सभी विद्वानों के द्वारा। तो कुल मिलाकर के चूँकि गृहस्थ आश्रम में रह करके आप दूसरों की सेवा कर सकते हैं, अपने बीवी, अपने बच्चों का, अतिथियों का, अपने पिता का, अपने जो है जो कुल पुरोहित है उनका, जो ऋषि मुनि है उनका, जो सात्विक विचार वाले हैं उनका, सभी की सेवा पाती कर सकते हैं। तो एक प्रकार से गृहस्थ आश्रम सबसे बेस्ट आश्रम है। गृहस्थ आश्रम मतलब होता है आपकी शादी हो जाती है, आप अपने एक प्रकार से अपने गृहस्थ में रह करके आप पर बहुत सारे लोग आश्रित होते हैं और उनका आप पालन पोषण करते हैं। तो ये होता था आश्रम व्यवस्था जो कि मैंने आपको बताई। गृहस्थ आश्रम के बारे में समझ गए बातें, आगे समझते हैं। तीसरा प्रश्न है कॉम्ट की किन्हीं 4 रचनाओं का नाम लिखिए। कॉम्ट की किन्हीं 4 रचनाओं के नाम आपसे पूछ रहा है। कॉम्ट माने अगस्त कॉम्ट। तो कॉम्ट की बात की है तो कॉम्ट की कई सारी रचनाएं हैं। ओके, कॉम्ट की कई सारी रचनाएं हैं। इमैनुअल कांट होंगे क्या? अगस्त कॉम्टे वो एक प्रकार से तो वो अगस्त कॉम्टे तो समाजशास्त्र के कौन है? जनक हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और उनकी मृत्यु कब हो जाती है अगस्त कॉम्ट की? अगस्त कॉम्ट की मृत्यु होती है 1857 ईस्वी में। कब होती भाई? 1857 ईस्वी में। अच्छा, ये अगस्त कॉम्टे ही होंगे मेरे हिसाब से। अगस्त कॉम्ट की ये रचनाएं हैं। ओके, 1857 में उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगस्त कॉम्टे की कई सारी पुस्तकें भी हैं। कौन कौन सी? जैसे कि पहली रचना आप लिखेंगे, पहली रचना लिखिएगा पॉजिटिव फिलोसॉफी, मतलब पहली रचना तो उनकी है। पहली रचना आप लिखेंगे ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द साइंटिफिक वर्क रिक्वायर्ड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। 1822 में लिखी थी रचना है, शायद 1822 ईस्वी के आसपास। कौन सी रचना है? ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द साइंटिफिक वर्क रिक्वायर्ड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। ओके, और दूसरी रचना इनकी कौन सी भाई? पॉजिटिव फिलॉसॉफी। पॉजिटिव फिलॉसॉफी जो रचना है 1830 से 1842 ईस्वी के आसपास प्रकाशन में आती है। और जो तीसरी रचना इनकी है वो कौन सी है भाई? पॉजिटिव पॉलिटी। पॉजिटिव पॉलिटी जो है ये 1851 से 1854 ईस्वी के बाद मतलब कि आसपास प्रकाशित होती है। और चौथी जो रचना इनकी आप लिखेंगे, कौन सी लिखेंगे? कैचबेक्स ऑफ पॉजिटिविज्म। तो कैचबिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म जो रचना है ये 1852 में प्रकाशित होती है। तो इस प्रकार से इनकी 4 रचनाएं हैं जो कि बड़ी फेमस हैं। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी रचना? पहली रचना आप लिखेंगे अगस्त कॉम्ट की। कॉम्टे की पहली रचना कौन सी? कॉम्ट की पहली रचना है ऑफ प्रेस्पेक्ट्स ऑफ द साइंटिफिक वर्क रिक्वायर्ड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। और दूसरी रचना पॉजिटिव फिलॉसॉफी, तीसरी रचना पॉजिटिव पॉलिटी और चौथी रचना कैचबिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म। ओके, तो ये 4 रचनाएं आप लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, वर्ण व्यवस्था किसे कहते हैं? वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था क्या है भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। वर्ण व्यवस्था के बारे में आप सभी को पता होगा। एक श्लोक भी है जो है वेदों में कि ब्राह्मणोस्य मुखामासीद बाहुराजान्यः कृतः उरुतदस्य दवैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायतः। ये श्लोक जो है आप सभी को पता होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मणोस्य मुखामासीद, एक विराट पुरुष यानी ब्रह्मा के मुखमंडल से ब्राह्मणों की उत्पत्ति, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति, उदर से वैश्य की उत्पत्ति, उदर माने पेट के आसपास का हिस्सा, और जो पैर है यानी कि जो है जो है शूद्रो अजायत। ठीक है, तो जो शूद्रों की उत्पत्ति हुई पैरों से हुई। तो इस प्रकार से 4 जो मतलब कि शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं, उन महत्वपूर्ण अंगों से अलग अलग जो है वर्णों की, तनी वर्ण कितने होते हैं? वर्णों की उत्पत्ति हुई अलग अलग वर्णों की, तो वर्ण कितने हैं? 4 वर्ण होते हैं, आप सभी को पता होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ये कितने भाई? 4 वर्ण है। 4 वर्ण कौन कौन से हो गए? शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय और ब्राह्मण। ठीक है, क्लियर होगी बातें? कौन कौन से 4? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। ठीक, तो ये 4 वर्ण होते हैं। 4 वर्णों की बात की है तो इनके पहले वर्ण व्यवस्था आधारित थी, मतलब कि वर्ण व्यवस्था पर सारी चीज़ें हो रही थी।
आज भी बहुत मतलब वर्ण व्यवस्था आप देखते हैं विद्यमान है कहीं पे, और लेकिन उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर जो है अब खत्म होने को है धीरे धीरे, ठीक है, लगभग समाप्त होने की ओर है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था पर अब नियमों का कोई पालन नहीं करता, चाहे ब्राह्मण, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य, चाहे शूद्र। हर व्यक्ति अपने अपने जो कार्य थे जो कि निर्धारित किए गए थे पहले, उससे अलग हट करके अपने अपने कार्यों में, मतलब कि जो व्यक्ति जिसको जिसमें समर्थ है उस कार्य को करने लगा है। और मेरे हिसाब से ये ठीक ठाक बात भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप जो है अध्यापन नहीं करना चाहते हैं, तो अगर आप जो है कोई दूसरा काम में निपुण है तो आप वो काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ज़रूरी नहीं कि आपके पिताजी ने जो कार्य किया था आप भी वही कार्य करो, लेकिन फिर भी आप देखते होंगे कि जो आपका एक प्रकार से, जैसे क्या होता है कभी कभी जो आपका वैसा कार्य होता है जो आपके कुल खुद का, ये मानते होंगे कि जो आपके दादा परदादा ने जो काम किया वो काम करने में कभी आपको शर्म महसूस नहीं होती है। और कभी कभी जो ऐसा होता है मेरे हिसाब से, बाकी वो दुनिया अलग समझे, लेकिन अब वर्ण व्यवस्था लगभग एक प्रकार से अपने चरम मतलब की समापन की ओर है मेरे हिसाब से। और निश्चित तौर पर आप देख सकते हो तो वर्ण व्यवस्था ये आधारित थी किस पर भाई? वर्ण व्यवस्था के सामाजिक आधारों की अगर बात कर ले तो वर्ण व्यवस्था की प्रकृति की अगर बात की जाए तो वर्ण व्यवस्था की प्रकृति विभिन्न वर्णों के धर्म और वर्ण में निहित जीवन दर्शन के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। और यह व्यवस्था संसार की अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं में अपूर्व स्थान रखती है। वर्ण व्यवस्था के सामाजिक आधार कई सारे हैं, जैसे कि अगर बात की जाए वर्ण व्यवस्था के सामाजिक आधार पूछा जाता रहता है एग्जाम में। पहला आधार है कि गुण और स्वभाव पर वर्ण व्यवस्था आधारित थी। गुण और स्वभाव क्या भाई, कैसा गुण व्यक्ति का है, कैसा स्वभाव है, उसी के आधार पर वर्ण व्यवस्था आधारित थी। दूसरा, शक्ति और अधिकारों का निश्चित संस्तरण था। कौन सा कार्य किसको करना है, तो कौन सी शक्ति किसके पास निहित होती है, ये सारे फिक्स थे पहले से। इसके अलावा व्यवसाय का अनुवांशिक स्वरूप हो गया था धीरे धीरे करके। अनुवांशिक स्वरूप मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पिताजी ब्राह्मण थे तो मैं पंडिताई करूंगा, पूजा पाठ करवाऊंगा, ठीक है। उनके पिताजी क्षत्रिय थे तो वो राजपाट करेंगे। उनके पिताजी एक प्रकार से मान लेते हैं कि जो है दुकान खोले थे तो वो भी दुकान खोलेंगे, ठीक है, साहूगिरी करेंगे, ठीक है, व्यापार करेंगे, व्यवसाय करेंगे। और उन्होंने खेती करी तो मैं भी खेती करूंगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये व्यवसाय का अनुवांशिक स्वरूप हो गया, यानी अपने पिताजी जो कर रहे थे वो हम करेंगे, हमारा लड़का वो करेगा जो मैं कर रहा था, इस प्रकार से। गुणात्मक प्रेरणात्मक मतलब कि प्रेरणा का स्रोत है ये वर्ण व्यवस्था। इसके अलावा अनुलोम विवाह पर आधारित था। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, दो प्रकार के विवाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अनुलोम विवाह का मतलब होता है कि अगर एक वर्ण उच्च वर्ण की अगर लड़की है और निम्न वर्ण के लड़के से शादी करती है तो विवाह कौन सा हो जाएगा, वो प्रतिलोम विवाह हो जाएगा। अनुलोम विवाह तब होगा मेरे भाई जब कोई उच्च वर्ण का लड़का है और कोई निम्न वर्ण की लड़की है, अगर दोनों आपस में शादी कर लेते हैं तो ये अनुलोम विवाह है, ये विवाह योग्य था, ये वैध था, ठीक है। जबकि अगर कोई उच्च वर्ण की लड़की है और वो किसी निम्न वर्ण के लड़के के साथ शादी करती थी तो ये प्रतिलोम विवाह माना जाता था। ये विवाह शायद प्रचलित नहीं रहा होगा वर्ण व्यवस्था में, ये प्रचलित नहीं था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब वर्ण व्यवस्था के सामाजिक आधार थे जो कि मैंने आपको बताए। तो अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह तो समझ में आ गया होगा। अनुलोम माने क्या होता है, अनुलोम माने एक प्रकार से ठीक ठाक विवाह मतलब कि जो मान्य था। प्रतिलोम माने जो मान्य विवाह नहीं था, ठीक है। जब एक उच्च वर्ण का, उच्च वर्ण माने कि मान लेते ब्राह्मण जाति की लड़की थी, ब्राह्मण वर्ण की कोई लड़की है और कोई वैश्य वर्ण की कोई एक प्रकार से, या क्षत्रिय वर्ण की, या फिर एक प्रकार से शूद्र वर्ण की कोई लड़की मतलब कि कोई लड़का है, अगर उससे एक ब्राह्मण वर्ण की लड़की शादी करती है तो ये वैध नहीं था। जबकि अगर बात की जाए एक जो है ब्राह्मण का लड़का हो, कोई क्षत्रिय की लड़की हो, या कोई वैश्य की लड़की हो, या कोई शूद्र की लड़की हो, अगर वो शादी कर ले किसी उच्च वर्ण यानी कि ब्राह्मण वर्ण के लड़के के साथ तो वो शादी वैध मानी जाती थी उस समय। ये एक प्रकार से चीज़ें हुआ करती थी। और तो ये थी वर्ण व्यवस्था। आगे बढ़ते पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट आपका है प्रोटेस्टेंट नीति। प्रोटेस्टेंट नीति की अगर बात की है तो ये क्या है भाई, प्रोटेस्टेंट नीति। प्रोटेस्टेंट नीति की अगर बात की जाए तो प्रोटेस्टेंट नीति जो है ये एक जो ईसाई धर्म होता है उसी से रिलेटेड है प्रोटेस्टेंट नीति। इसमें नीतियाँ क्या क्या थी यही आपसे पूछा जा रहा है। 50 शब्दों में आपको बड़े आसानी से लिखेंगे। प्रोटेस्टेंट धर्म की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं या ऐसे हैं या नीचे लिखी गई हैं, आप लिखेंगे उसमें। प्रोटेस्टेंट नीति की अगर बात की जाए तो कई सारे प्रोटेस्टेंट धर्म जो है ईसाई धर्म का ही एक अलग भाग बना था, ठीक है। तो इसमें कहा गया था, पहली नीति इसकी थी, पहली विशेषता इसकी है प्रोटेस्टेंट नीति की कि श्रम ही मूल्य है। इसमें श्रम को मूल्य माना जाता था। इसके अलावा दूसरी विशेषता इसकी ये है कि परिश्रम करना पुण्य माना जाता था इसमें।
परिश्रम क्या है? पुण्य है। ओके, इसके अलावा तीसरा, भाग्य के सहारे बैठना मना है। यह भी कहा जाता था, प्रोटेस्टेंट नीति कहती थी कि भाग्य के सहारे बैठना मना है, परिश्रम करना पुण्य है, श्रम ही मूल्य है। तो आप परिश्रम करो, आप श्रम करो। अगर आप परिश्रम करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा, आप श्रम करोगे तो आपके मूल्यों की प्राप्ति होगी, और आप भाग्य के सहारे मत बैठो, ये बताया गया। चौथा, इसकी विशेषता ये है कि कर्म प्रधान है और उसी का महत्व है। प्रोटेस्टेंट नीति में जो कर्म प्रधान की ये विशेषता है या एक प्रकार से चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं कर्म का सबसे गहरा दस्तावेज जो रहा है वो रहा है जो है अपनी गीता, श्रीमद् भगवत गीता। वो कर्मवाद पर ही आधारित है मुख्य रूप से। जो जस करहिं ततस फल चाखा। प्रभु एक प्रकार से बात की राम जी की, आप देखते हैं रामचरितमानस जो रचना है, मतलब कि भगवान राम जी उसमें एक प्रकार से मतलब उन्हीं के ऊपर आधारित है। तो श्री रामचरितमानस जो तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित है, एक महाकाव्य है, और उसमें आप देखते हैं चौपाई बताई गई है कि जो जस करहिं ततस फल चाखा। ठीक है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहिं ततस फल चाखा। इस प्रकार से यानी कर्म आधार जग एक भवानी। कर्म माने एक प्रकार से आप देखते हैं कर्म जो होता है, अगर जो व्यक्ति करता है तो उसको फल अवश्य मिलता है। गीता में कहा गया है कि कर्म तू करता रहे, हे पार्थ तुम कर्म करते हो, तुम फल की इच्छा मत करो। फल चूंकि तुम्हारे हाथ में नहीं है, फल तो मेरे हाथ में है। प्रभु श्री कृष्णचंद्र कहते हैं कि फल देना तो मेरे हाथ में है। एक पत्ता भी हिलता है तो वो मेरे मर्जी से हिलता है। तो फल देना एक प्रकार से या फल पाने की इच्छा, ये तो तुम कर सकते हो, फल पाने की इच्छा कि भाई फल मिलेगा, लेकिन तुम केवल अगर कर्म पर अपने ध्यान दोगे तो फल ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। तो फल के लिए अगर आप कर्म करोगे तो आपका कर्म सफल नहीं होगा। अगर आप कर्म करोगे अच्छे तरीके से, फल की चिंता नहीं करोगे, तो फल आपको अवश्य मिलेगा। ये गीता का सार संदेश है और जबरदस्त संदेश है। मेरे हिसाब से नहीं बल्कि समस्त विश्व भी मानता है इस बात को। ठीक है, पांचवी बात क्या है? पांचवी विशेषता इसकी ये थी प्रोटेस्टेंट नीति की। इसमें ये कहा गया कि व्यवसाय की अवधारणा की प्रधानता इसमें बताई गई, यानी कि व्यवसाय करना है हर व्यक्ति को। इस प्रकार से व्यवसाय की अवधारणा की प्रधानता स्वीकार की गई। और इसके अलावा छठवीं विशेषता प्रोटेस्टेंट नीति की ये है कि इसमें अपने कार्य के लिए कर्ज लेना अच्छा माना गया था। कर्ज लेने के लिए एक प्रकार से अगर आप कर्ज लेना चाहते तो लोग मजा लेते हैं, ये करते हैं, लेकिन ये प्रोटेस्टेंट नीति में कहा गया कि अपने कार्य के लिए, अगर आप अपने कार्य को या फिर अपना व्यवसाय करने के लिए किसी से कर्जा लेने जाते हो तो प्रोटेस्टेंट नीति कहती थी ये अच्छी बात है। यहाँ के समाज के लोग कहते थे ठीक बात है। और सातवीं विशेषता जो प्रोटेस्टेंट नीति की ये थी, प्रोटेस्टेंट नीति की, वो ये थी कि प्रोटेस्टेंट धर्म में ब्याज वसूलने की भी आज्ञा दी गई थी कि जो व्यक्ति कर्जा देता है वो ब्याज भी वसूल सकता है, क्योंकि उसने कमाया है वो पैसा और वैसे तो किसी व्यक्ति को देगा नहीं, इसलिए वो उस पैसे का ब्याज भी ले सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस प्रकार से ये था प्रोटेस्टेंट नीति के बारे में कुछ बातें जो कि मैंने आपको बताई। क्या क्या बताया कि श्रम ही मूल्य है, परिश्रम करना पुण्य है, भाग्य के सहारे बैठना मना है, कर्म प्रधान है और उसी का महत्व है। इसके अलावा व्यवसाय की अवधारणा की प्रधानता है। इसमें अपने जो है कार्य के लिए कर्ज लेना अच्छा माना गया है प्रोटेस्टेंट नीति में। और इस धर्म में, प्रोटेस्टेंट धर्म में, ब्याज वसूलने की भी आज्ञा दी गई है। आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है, मैक्स वेबर की प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। मैक्स वेबर की अगर बात की जाए, मैक्स वेबर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मैक्स वेबर बड़े अच्छे समाजशास्त्री हैं। समाजशास्त्री नहीं, ये अलग अलग जो है सब्जेक्ट में भी आपको दिखाई पड़ेंगे मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स मूलर, तमाम प्रकार के व्यक्ति, दुर्खीम हो गए, ठीक है, स्पेंसर हो गए, ये लोग। तो खास करके मैक्स वेबर की अगर बात की जाए तो इनकी कई सारी रचनाएं हैं, आप लिखेंगे। देखिए, पहली रचना लिखिएगा भाई, कौन सी रचना है इनकी? दी प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये मैक्स वेबर की रचना है। इसके अलावा दूसरी रचना द रिलीजन ऑफ चाइना, ये दूसरी रचना, द रिलीजन ऑफ चाइना, ये दूसरी रचना। तीसरी रचना आप लिख लीजिएगा, तीसरी रचना कौन सी है? द रिलीजन ऑफ इंडिया। चौथी रचना एक प्रकार से इन्होंने लिखा एंशियंट जुडिज्म। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने पांचवी रचना कौन सी इनकी है? इकोनॉमी एंड सोसाइटी। छठवीं रचना कौन सी इनकी भाई? येसेज इन सोशियोलॉजी। सातवीं रचना कौन सी लिखी मैक्स वेबर ने? तो इन्होंने लिखा कौन सी रचना भाई? द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज। ओके, इसके अलावा
जो 8वीं रचना है इनकी कौन सी है, द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, और 9वीं रचना कौन सी भाई, जर्नल इकोनॉमी हिस्ट्री। तो ये तमाम सारी रचनाएं जिनमें से आपको अगर 3-4 भी पता है तो अगर आप लिख देंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। कौन कौन सी रचना, सबसे पहले दो रिलीजन के बारे में चर्चा करी इन्होंने, द रिलीजन ऑफ चाइना, द रिलीजन ऑफ इंडिया, 2 रचना ये ध्यान रखिएगा। तीसरी रचना इकोनॉमी एंड सोसाइटी, एसेज इन सोशियोलॉजी, चौथी 5वीं ये हो गई सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, जनरल इकोनॉमी हिस्ट्री, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, एसेज इन सोशियोलॉजी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, एंशिएंट जुडाइज्म, द रिलीजन ऑफ इंडिया, द रिलीजन ऑफ चाइना, तमाम सारी रचनाएं ये हैं, आप ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 7वां नंबर, सर्वोदय क्या है भाई, सर्वोदय किसे कहते हैं? सर्वोदय माने होता सर्वोदय, सभी का उदय हो, सभी का विकास हो, सबका साथ सबका विकास, यानी सबका उदय ही क्या है, सर्वोदय है, सबका विकास। तो गांधी जी का सिद्धांत है सर्वोदय का सिद्धांत। गांधी जी का सर्वोदय सिद्धांत जो है ये बहुजन हिताय एवं बहुजन सुखाय पर आधारित है, सभी सुखी हो, सभी का हित हो, ऐसा सिद्धांत है सर्वोदय का। मतलब कि अधिक लोगों का हित और अधिक लोगों को सुख पहुंचाना ही सर्वोदय का मुख्य उद्देश्य है। गांधी जी के सर्वोदय सिद्धांत का उद्देश्य जो रहा है ये परतंत्र देशवासियों को प्रगाढ़ निद्रा से उठा करके कर्म पथ पर लगाना था। लगातार जो व्यक्ति आलस्य की निद्रा में सो रहा था उसको उसके कर्तव्य पथ की ओर लाना था, ठीक है, उसको आत्मनिर्भर बनाना था। गांधी जी का सर्वोदय का सिद्धांत एक प्रकार से अनुशासन में लाना था, उन सभी लोगों को नैतिक नियमों का परिपालन कराना था और तमाम प्रकार के कठोर श्रम करके व्यक्ति को कर्मण्य बनाना था। जो व्यक्ति अकर्मण्य हो चुका था, काम के प्रति रुचि नहीं थी, उसको काम के प्रति रुचि और कर्मण्य बनाने का एक प्रकार से जो ठेका वो मतलब लिया गांधी जी ने, वो सर्वोदय सिद्धांत के द्वारा उन्होंने सबको एक प्रकार सबका मार्ग प्रशस्त किया कहीं ना कहीं पे। और इन्होंने कहा कि जब साधन शुद्ध एवं पवित्र होगा तो उसके पश्चात साधि तो स्वयं ही सच्चा मतलब अच्छा हो जाएगा। ये महात्मा गांधी कहते थे। क्या कहते थे कि जब साधन शुद्ध होगा, यानी कि जिस रास्ते पर चल करके हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे तो मंजिल हमको मिल जाएगी, चूंकि हमारा रास्ता शुद्ध है। ये गांधी जी का कथनाम था। जबकि इसके विपरीत एक व्यक्ति थे, उनका नाम आप सभी को पता होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सिद्धांत था कि रास्ता चाहे जो भी हो, पथ कैसा भी हो, ठीक है, पथ कैसा भी ना हो, लेकिन हमको मतलब कि चाहे साम दाम दंड भेद सब लगा करके आज़ादी लेनी पड़ी तो हम उसको लेंगे। लेकिन गांधी जी कहते थे आज़ादी लेंगे लेकिन सत्य पर के मार्ग पर चलते हुए, अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए, हिंसा नहीं करेंगे। मतलब एक प्रकार से मार्ग भी अच्छा होगा और आज़ादी भी मिलेगी, ये गांधी जी कहते थे। सुभाष चंद्र बोस जी कहते थे अगर मार्ग के सहारे बैठेंगे कि भाई चाहे जैसा मार्ग है उसी पर चलेंगे तो भाई टायर पंचर हो जाएगा, ठीक है। अगर कंकड़ पत्थर होगा मार्ग में, टायर पंचर हो जाएगा, पैदल चलना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी और मार पीट करके मतलब एक प्रकार से अगर सेना उना बढ़िया इकट्ठा करके और इन लोगों को दहशत बना करके अगर यहाँ से भगाया जाए तो ज़्यादा एक प्रकार से अच्छा रहेगा। नेताजी का विचार था। तो कहीं ना कहीं पे साधन शुद्ध और पवित्र होगा तो उसके पश्चात साध ही स्वयं ही अच्छा हो जाएगा, ये महात्मा गांधी कहते थे। और सर्वोदय जो है एक ऐसी ही व्यवस्था है जो कि अपने साथ ही साथ अन्य लोगों को भी जीने का पाठ पढ़ा देता था। और एक प्रकार से इसका सिद्धांत ये था सर्वोदय का, सर्वोदय सिद्धांत में महात्मा गांधी जी ने एक प्रकार से इनका एक ही नारा था कि जियो और जीने दो, ठीक है, क्या जियो और जीने दो, यानी कि सबका साथ सबका विकास। जो महात्मा गांधी मतलब उनका मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, वो कहीं ना कहीं पे सर्वोदय से थोड़ा सा मिला जुला आपको प्रतीत होता होगा, ठीक। तो ये है सर्वोदय। अगला सिद्धांत है, अगला प्रश्न है 8वां नंबर, कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत की बात की, कर्म का सिद्धांत क्या भाई, कर्म के सिद्धांत के बारे में बताऊं आपको तो कर्म का सिद्धांत गीता से लिया गया है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तिस फल चाखा। तो ये कर्म प्रधान जो है एक प्रकार से ये है। और कर्म की अगर बात की जाए तो हिंदू जीवन दर्शन में कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत जो हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा संबंधित हैं। और कर्म कारण है और पुनर्जन्म उसका परिणाम है। अगर आपका कर्म अच्छा होगा तो आपका पुनर्जन्म और अच्छा होगा। अगर आपने इस जन्म में कर्म गलत किए हैं तो अगला जन्म भी आपका गलत तरीके से होगा, यानी आपके कर्म के हिसाब से आपको दंड मिलेगा या आपको पुरस्कार मिलेगा। अगर आपका कर्म दंड लायक है तो आपको दंड मिलेगा, अगर आपका कर्म जो है पुण्य लायक है तो आपको पुण्य मिलेगा या पुरस्कार मिलेगा। अर्थात
कर्म पर ही आधारित है सारा का सारा जीवन। अगर इस जन्म में आपने गलत कर्म किया है, इस जन्म में आपको दंड नहीं मिला है, तो निश्चित तौर पर आपको अगले जन्म में दंड का भागी अवश्य बनना पड़ेगा। ये कर्मवाद का सिद्धांत कहता है। दूसरी बात ये कर्मवाद में कहा गया कि कर्म का तात्पर्य केवल शरीर द्वारा की गई बाह्य क्रियाओं से नहीं होता है, बल्कि इसके अंतर्गत शरीर, मन और वाणी यानी कि मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से और कर्म से, वाणी से यानी शरीर से, मन से, वाणी से, सभी से तमाम सारे कर्म होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, ठीक है। कायिक वाचिक मानसिक, कायिक वाचिक मानसिक, कायिक माने शरीर, काया से, मन, मानसिक माने मन से, वाचिक मतलब वचन से। ये 3 कर्मों को भी सम्मिलित करते हैं हम कर्म में, ठीक है। आपका शरीर एक प्रकार से आपका मन और आपकी वाणी, ये सब अगर गलत कर्म करेंगे तो आपको दंड मिलेगा। इसके अलावा कर्म का सिद्धांत इस आधार पर आधारित है कि व्यक्ति के कर्मों का प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता है। व्यक्ति के जैसे कर्म किए हैं उसका फल उसे अवश्य मिलेगा, ये कर्मवाद का सिद्धांत कहता है। आगे कर्मवाद का सिद्धांत यह भी कहता है कि कर्म का फल केवल एक ही जीवन में समाप्त नहीं होता है, बल्कि कर्म का चक्र इतना अनंत है कि जब तक व्यक्ति ब्रह्म की प्राप्ति में असफल रहता है तब तक उसे निरंतर किसी न किसी योनि में पुनर्जन्म लेना पड़ता है, और इस क्रम में सृष्टि के अंत तक चलता रहता है। यह क्रम सृष्टि का पुनः प्रारंभ होने के बाद भी उसके कर्म के बीज के रूप में पुनः उसके पुनर्जन्म को प्रभावित करने के लिए वो कर्म उसके पुनर्जन्म के आ जाते हैं। कर्म का प्रभाव इतना व्यापक है कि व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके वंशजों तक को भी प्रभावित करता है। कहते नहीं है कि बाढ़े पुत्र पिता के धर में और खेती उपजे अपने कर में। तो एक प्रकार से ये बताया गया कि अगर जो पुत्र होता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है उसके पिता के द्वारा कैसे कर्म किए गए थे या उसके दादाओं के द्वारा कैसे कर्म किए गए थे। आपका उस वंश में इसीलिए जन्म हुआ है कि आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसा कर्म किया होगा कि आपको एक प्रकार से किसके यहाँ पैदा होना है, ये सब भी निर्धारित होता है, ठीक है। तो ये कर्म का सिद्धांत एक प्रकार से देखते हैं पुनर्जन्म का वास्तविक कारण व्यक्ति द्वारा किए गए कर्म ही होते हैं। व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से ही उनको अलग अलग योनियों में भेजा जाता है कि कौन सा व्यक्ति कहाँ भेजने लायक है, ये निर्धारित होता है। कर्म का मतलब हो एक प्रकार से भाग्य नहीं होता है। पूरे जन्म में आपका कर्म क्या करा है आपने, और वर्तमान जीवन में आप एक प्रकार से उसको भाग्य समझ करके उसको संतोष करते हैं, और एक प्रकार से तो वो सब कर्म होता है। कर्म के बारे में मैंने आपको पूरा चीज़ों के बारे में समझा दिया। निश्चित तौर पर आपने कर्म के एक प्रकार से सिद्धांत को बारे में कुछ जाना होगा। कर्म का सिद्धांत यही है, क्लियर हो गई बातें। और कर्म का सिद्धांत जो है भारतीय विचारधारा में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। कर्म और उससे संबंधित परिणाम का सिद्धांत हिंदू धर्म की विशेषता है। संसार में किसी भी प्रकार का कर्म व्यर्थ नहीं जाता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, और चाहे आपका वाचिक हो। चाहे आप अच्छा कर्म करेंगे तो, बुरा कर्म करेंगे तो आपको उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। एक जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अवश्य आपको मिलेगा। ओके, जैसे आप देखते हैं ब्राह्मण का कर्म क्या है। ब्राह्मण का कर्म होता था पहले, मनुस्मृति में बताया गया है कि 4 वर्ण है, चारों वर्णों के अलग अलग काम है। ब्राह्मणों का कर्म था वेद पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना और दान लेना। क्षत्रिय का कर्म था प्रजा की रक्षा करना और दान देना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना, नृत्य गान में लिप्त ना होना, ठीक है। ये सब एक प्रकार से क्षत्रिय का कर्म था। वैश्य का कर्म था कि पशुओं की सुरक्षा करना, दान देना और यज्ञ करना, वेद पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज लेना, खेती करना। शूद्र का कर्म यह था कि सभी वर्णों की सेवा करना। जो वर्ण अपने कर्मों का पालन नहीं करता वह बुरे परिणामों का भागी होता है। कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। गृहस्थ आश्रम से लेकर के संन्यास आश्रम तक कर्मों की एक लंबी श्रृंखला होती है जिसका उद्देश्य होता है मोक्ष की प्राप्ति होना, ठीक है। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आपने धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पर विजय प्राप्त करी होगी तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, अन्यथा आप इस जीवन में भ्रमण करते रहेंगे। ये कर्मवाद का सिद्धांत कहता है। तो कर्म का सिद्धांत हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 9वां नंबर प्रश्न क्या है? समाज शास्त्र की उत्पत्ति। समाज शास्त्र की उत्पत्ति के बारे में आपसे पूछा गया, भाई समाज शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई। समाज शास्त्र के बारे में आप सभी को पता होगा। समाज शास्त्र की अगर बात की जाए तो शुरुआत से ही आपको पता होगा, अगस्त कॉम्ट नाम के एक व्यक्ति हैं,
उन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी से समाजशास्त्र बोला। यानी जब समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहा जाता था, ठीक है, सोशल फिजिक्स बोला जाता था, तब एक व्यक्ति आते हैं अगस्त काम्ट, फ्रांस के निवासी हैं। उन्होंने कहा 1838 में सामाजिक भौतिकी को क्या कहा, समाजशास्त्र कहा, सोशियोलॉजी कहा। और इसीलिए तो आपसे पूछा जाता है कि समाजशास्त्र को समाजशास्त्र से पहले किस नाम से जाना जाता था, तो आप बताएंगे सामाजिक भौतिकी के नाम से, यानी सोशल फिजिक्स के नाम से जानते थे। किसने नाम दिया, सोशियोलॉजी, तो अगस्त काम्ट ने दिया। इसीलिए अगस्त काम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और समाजशास्त्र की उत्पत्ति की अगर बात की तो 3 युगों में इसको बांटते हैं भारत में, खास करके समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में। पहली विचारधारा है प्राचीन भारत में समाजशास्त्र का विकास। प्राचीन ग्रंथों में जब आप पढ़ेंगे, भारतीय प्राचीन ग्रंथों में, जैसे कि वेद पढ़ेंगे आप, जब उपनिषदों को पढ़ेंगे, जब रामायण को पढ़ेंगे, महाभारत को पढ़ेंगे, गीता को पढ़ेंगे, स्मृतियों को पढ़ेंगे, तो इन सभी में आपको सामाजिक चिंतन की विचारधाराएं आपको दिखाई पड़ेंगी, तमाम सारे सामाजिक ज्ञान आपको मिलेंगे। दूसरी विचारधारा एक होती है, दूसरा युग आता है भारत में समाजशास्त्र का, औपचारिक प्रतिस्थापन युग जिसको बोलते हैं। सन 1914 ईस्वी से आप देखते हैं बम्बई विश्वविद्यालय में क्या होता है, प्रारंभ होता है 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ होता है। और यही से एक प्रकार से भारत में औपचारिक युग, मतलब औपचारिक तरीके से समाजशास्त्र का अध्ययन विश्वविद्यालय में प्रारंभ हो जाता है। बीए में समाजशास्त्र आता है, ओके। कब आता है, 1914 ईस्वी में। उस समय अंग्रेजों का ही शासन चल रहा था। 1907 में अंग्रेजों के यहाँ पर समाजशास्त्र का व्यवस्थित अध्ययन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। और तीसरा जो युग आता है वो आता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का युग। समाजशास्त्र का व्यापक प्रसार युग जो आता है 1947 में, जब अंग्रेजों लोग यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद में आप देखते हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र के विभाग की स्थापना की जाती है, शोध संस्थानों में शोध कार्य किए जा रहे हैं। और इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस आगरा में स्थित है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज बम्बई में है, जेके इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क्स लखनऊ में स्थित है, आईआईटी कानपुर, ये सब लोग कहीं ना कहीं पे, ये सभी संस्थाएं जो हैं ये समाजशास्त्र में, मतलब स्वतंत्र भारत में समाजशास्त्र के उदय का एक प्रकार से प्रमुख कारण के रूप में आती हैं। प्रमुख योगदान दिया इन लोगों ने, मतलब इन संस्थाओं ने। तो इस समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में कुछ बातें। समाजशास्त्र की बात की जाए तो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, समाज और शास्त्र। समाज का शास्त्र जो होता है उसी को समाजशास्त्र कहते हैं। समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है और इसी जाल का अध्ययन करता है समाजशास्त्र, ठीक है। और सोशियोलॉजी को 2 शब्दों से मिलकर के बांटा गया, 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक जो है एक प्रकार से ग्रीक भाषा का, एक लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, सोशियस और लोगास, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका 10वां नंबर प्रश्न है, स्पेंसर की 5 रचनाओं का नाम लिखिए। स्पेंसर कौन है भाई, हर्बर्ट स्पेंसर इनका पूरा नाम है। आपसे रचनाओं के बारे में इनसे पूछा जा रहा है, मतलब इनकी रचनाओं के बारे में 5 रचनाएं आपसे पूछी जा रही। पहली रचना आप लिखिएगा स्पेंसर की, हर्बर्ट स्पेंसर की 1850 में रचना इन्होंने लिखी है। कौन सी रचना है भैया, एक रचना है इनकी सामाजिक स्थिति विज्ञान, दूसरी रचना आप लिख सकते हो समन्वयात्मक दर्शन, तीसरी रचना इनकी लिख सकते हो प्रथम सिद्धांत, चौथी है प्राणी शास्त्र के सिद्धांत, 5वीं रचना इनकी है, मतलब प्राणी शास्त्र के सिद्धांत के नाम से आप देखते हैं इनकी 2 पुस्तकें आती हैं, प्राणी शास्त्र के सिद्धांत, प्राणी शास्त्र के सिद्धांत, ठीक है, 2 भाग हैं। इसके अलावा समाजशास्त्र के सिद्धांत इनका 3 भाग है, एक 1876 में प्रकाशित हुआ, एक 1879 में, एक और एक 1896 में। समाजशास्त्र के सिद्धांत 3 पुस्तकें हैं। समाजशास्त्र का अध्ययन 1 पुस्तक है इनकी, ठीक है। नीति शास्त्र के सिद्धांत 2 पुस्तकें हैं, एक है 1879 ईस्वी में प्रकाशित और एक है 1893 में, नीति शास्त्र के सिद्धांत। इस प्रकार से इनकी एक पत्रिका भी, मासिक पत्रिका निकलती थी, जो है इकोनॉमिस्ट नामक एक प्रकार से मासिक, मतलब साप्ताहिक पत्रिका थी 1848 ईस्वी में। और एक जो है कन्फॉर्मिस्ट इकोनॉमिस्ट पत्रिका थी, 1842 में प्रकाशित हुई। तो एक प्रकार से आप देखते हैं समाज शास्त्र को लेकर के ही नहीं बल्कि अन्य सब्जेक्ट में नीति शास्त्र रहा हो, चाहे इकोनॉमी से संबंधित कोई जो है तर्क वितर्क रहा हो, उसको भी करने का प्रयास इन्होंने किया। तो हर्बर्ट स्पेंसर की अगर बात की जाए तो इनकी कई सारी रचनाएं हैं, प्राणी शास्त्र के सिद्धांत, मनोविज्ञान के सिद्धांत, समाजशास्त्र के सिद्धांत, नीति शास्त्र के सिद्धांत, समाजशास्त्र का अध्ययन, समन्वयात्मक दर्शन, सामाजिक स्थिति विज्ञान, प्रथम सिद्धांत, ये सब रचनाएं आप ध्यान रखेंगे, ये सब हर्बर्ट स्पेंसर की रचनाएं हैं, ओके। तो ये हो गया आपका 5 प्रश्न जो हैं, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आ चुका है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं खंडवा से। 200 शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर देना है प्रत्येक प्रश्न का, और करके आपको प्रश्न दिया होगा। ठीक है, इनमें से आपको क्या करना है भाई, और करके जो प्रश्न दिया है उनमें से केवल एक ही प्रश्न करना है, चाहे ऊपर वाला प्रश्न कर दो और चाहे आप नीचे वाला प्रश्न कर दो, दोनों में से केवल एक ही प्रश्न करना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न आप देखते हैं, उद्विकास और प्रगति में क्या अंतर होता है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन दिस वीडियो, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में जरूर आएगा। तो उद्विकास और प्रगति में क्या अंतर होता है भाई। उद्विकास जो है एक प्रकार से एक वैज्ञानिक अवधारणा होती है। उद्विकास क्या है, एक वैज्ञानिक अवधारणा है, जबकि जो प्रगति है ये एक नैतिक अवधारणा है। तो प्रगति नैतिक अवधारणा है, उद्विकास वैज्ञानिक अवधारणा है। दूसरी बात यह है कि उद्विकास जो होता है एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन होता है, जबकि प्रगति जो होता है अच्छे उद्देश्य के लिए परिवर्तन होता है। इसके अलावा तीसरा अंतर इसके इन दोनों का यह है उद्विकास और प्रगति का, कि क्षेत्र उद्विकास का जो क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है, एक निश्चित दिशा में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन उद्विकास कहलाता है, जबकि प्रगति का क्षेत्र जो होता है सीमित होता है, प्रत्येक परिवर्तन प्रगति नहीं कहलाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। चौथा अंतर प्रगति और उद्विकास में ये है कि उद्विकास का स्वरूप जो होता है सदैव एक सा रहता है, और प्रगति की धारणा जो होती है देश काल के हिसाब से बदलती रहती है, तो ये प्रगति होती है। पांचवा अंतर आप लिख सकते हो प्रगति और उद्विकास की, चूँकि उद्विकास जो होता है इसका आधार प्राणशास्त्रीय नियम है, और प्रगति का आधार क्या है, सामाजिक मूल्य और आदर्श होते हैं। इसके अलावा छठवां अंतर इन दोनों में ये है कि उद्विकास जो होता है इसकी गति बड़ी धीमी होती है, धीरे धीरे विकास होता है, धीरे धीरे एक प्रकार से परिवर्तन होता है समाज में। और जो प्रगति होती है ये प्रगति की जो गति होती है तेज होती है, धीमे भी होती है, मतलब ये की जा सकती है, प्रगति की गति धीम तेज की जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि ये उद्विकास, विकास, क्रांति और विकास, ये चार जो टर्म्स होते हैं सामाजिक परिवर्तन के प्रकार हैं। आपने सामाजिक परिवर्तन चैप्टर पढ़ा होगा BA सेकंड ईयर के पेपर नंबर 2 में पढ़ा होगा शायद। ठीक है, पेपर 2 में पढ़ा होगा सामाजिक परिवर्तन। ओके, और सोशल मतलब चेंज, सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने जाना होगा इन चीज़ों को। तो ये हो गया अंतर। इसके अलावा और आपको बता दूं उद्विकास की प्रक्रिया अपने आप चलती रहती है, जबकि प्रगति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना पड़ता है व्यक्तियों को। इसके अलावा उद्विकास का जो अगला अंतर है, उद्विकास बुद्धि की ओर संकेत करता है, प्रगति से सामाजिक जीवन के गुणों में वृद्धि होती है। इसके अलावा उद्विकास जो होता है प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति से संबंधित नहीं होता है, प्रगति का संबंध समाज के सदस्यों से होता है। तो ये सब अंतर होता है उद्विकास और प्रगति में। इसके अलावा उद्विकास की प्रक्रिया सरलता से जटिलता की ओर होती है, जबकि प्रगति में ऐसा नहीं होता है। उद्विकास की प्रक्रिया समाज के सदस्यों के सुख दुख की चिंता किए बिना ही चलती रहती है, जबकि जो है वार्ड महोदय कहते हैं कि प्रगति का उद्देश्य जो होता है मानवीय सुखों में वृद्धि करना होता है। तो ये होता है एक प्रकार से उद्विकास और प्रगति में अंतर। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वर्ग संघर्ष के आधारों को बताइए। तो चाहे और करके यानी ये प्रश्न करना उद्विकास और प्रगति में अंतर, और चाहे वर्ग संघर्ष के आधारों को आप बता सकते हो। तो वर्ग संघर्ष के आधार आपसे पूछ रहा है भाई, वर्ग संघर्ष के आधार फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। वर्ग संघर्ष के आधार कौन कौन से हैं, तो आप लिखेंगे फटाफट से वर्ग संघर्ष के आधार। वर्ग संघर्ष की विचारधारा सबसे पहले दी किसने, ये जान लो। तो वर्ग संघर्ष की विचारधारा को दिया, आप लिखेंगे कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है, और उन्होंने कार्ल मार्क्स जो है एक प्रकार से इन्होंने इसके कई सारे सिद्धांत बताए हैं। कौन से, पहला सिद्धांत है कि वर्ग संघर्ष मानव इतिहास का आधार मूल नियम है, जो नवीन परिवर्तनों को क्या कर देता है, जन्म देता है। दूसरी बात यह है कि वर्ग संघर्ष उत्पादन की प्रणाली से रिलेटेड है, यानी संबंधित है, जो नए वर्गों की उत्पत्ति के लिए क्या करता है, एक आधार प्रदान करता है, एक फाउंडेशन प्रदान करता है। तीसरी बात यह है कि भौतिक जो वर्ग संघर्ष होता है, भौतिक आविष्कार भी आप देखते हैं इसका एक आधार होता है वर्ग संघर्ष का, जो उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन लाता है, यानी वर्ग संघर्ष के द्वारा उत्पादन प्रणाली में भी अंतर आपको दिखाई पड़ता है। चौथा इसका एक प्रकार से वर्ग संघर्ष का ये मतलब आधार है। चौथा वर्ग संघर्ष का आधार क्या है भाई, ये आधार है कि वर्ग संघर्ष जो होता है शासन, वर्ग, धर्म, परंपरा, दर्शन, शिक्षा और प्रचार के द्वारा सत्ता स्थिर रखने की चेष्टा करता रहता है। पांचवा इसका आधार ये है कि शोषक वर्ग के द्वारा निर्मित समाज व्यवस्था में अस्थायित्व नहीं होता है। इसके अलावा छठवां अंतर इसका ये है कि मानव समाज में बढ़ता हुआ वर्ग संघर्ष श्रमिकों या सर्वहारा वर्ग के हितों को दृष्टिगत रखते हुए क्रांति की स्थिति तक पहुंच जाता है। इसके अलावा अगला जो है
इसका वर्ग संघर्ष का आधार ये है कि वर्ग संघर्ष की अंतिम किंतु महत्वपूर्ण मान्यता यह है कि पूंजीवादी व्यवस्था का अनिवार्य होना, मतलब अनिवार्य रूप से पतन होता है इससे, वर्ग संघर्ष की विचारधारा से। तो वर्ग संघर्ष से क्या होता है, समाजवादी विचारधारा या साम्यवादी विचारधारा का उदय और पूंजीवादी विचारधारा का पतन भी हुआ है। तो ये कई सारे आधार हैं वर्ग संघर्ष के, ये सारी चीज़ें आप लिख दीजिएगा। क्लियर हो गई बात है। तो ये हो गया आपका वर्ग संघर्ष, कार्ल मार्क्स की विचारधारा है। आगे बढ़ते हैं। वर्ग संघर्ष का मतलब एक वर्ग बहुत अमीर है, दूसरा एक बहुत गरीब है, तो दोनों के बीच में संघर्ष होता है इसके द्वारा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। औद्योगिक क्रांति के बारे में अगर बात की जाए तो औद्योगिक क्रांति जो है ये 19वीं शताब्दी के सामाजिक चिंतन को प्रभावित करने में सबसे महत्वपूर्ण, यूरोप में खास करके औद्योगिक क्रांति का योगदान रहता है। औद्योगिक क्रांति की बात की जाए तो मुख्य रूप से इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के नाम से इसको हम जानते हैं। सरल शब्दों में अगर बताएं आपको तो औद्योगिक क्रांति से मतलब ये है कि उद्योगों की संरचना, उसके जो संयोजन है, ये सब कैसे हैं, यानी उद्योगों की संरचना में जो चेंजमेंट हुआ है वो एक प्रकार से औद्योगिक क्रांति है। औद्योगिकरण एक प्रक्रिया होती है जिसके कारण से औद्योगिक क्रांति होती है। औद्योगिक क्रांति से औद्योगिकरण, औद्योगिक क्रांति एक प्रकार से एक बैक परिवर्तन हो जाना समाज में। चाहे आर्थिक नियमों की बात की जाए, जैसे कृषि उत्पादन की बात की जाए, पहले छोटी मात्रा में उत्पादन होता था, आज भारी संख्या में आप बड़ी बड़ी मशीन लग गई हैं, उसके द्वारा उत्पादन हो रहा है। पहले 100 लोग मिल कर के कोई चीज़ किया करते थे, आज एक मशीन है, एक व्यक्ति है, वो आराम से 100 लोगों का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ, मशीनों के द्वारा बड़ी मात्रा में तमाम सारे उत्पादन किए जाने लगे। इसके बाद में संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में उथल पुथल मचने लगी। और आप देखते हैं इसी कारण को, मतलब इसी दशा को हम क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। आपको पता होगा कि औद्योगिक क्रांति के बारे में आप देखते हैं कुछ लोग जो है इंग्लैंड में सन 1770 ईस्वी से लेकर के 1830 ईस्वी के बीच औद्योगिक उत्पादन, आवागमन के साधन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले विकास को केवल औद्योगिक विकास के नाम से संबोधित करते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस दशा के लिए औद्योगिक क्रांति शब्द अधिक ज़बरदस्त बैठता है, क्योंकि 50-60 वर्षों में इंग्लैंड की संपूर्ण सामाजिक चीज़ें, आर्थिक चीज़ें, राजनीतिक संरचना, इन सभी में क्या हुआ, एक बड़े स्तर पर परिवर्तन होता है। और इसी परिवर्तन को केवल विकास शब्द से कह देना उसका अपमान होगा। इसीलिए इस दशा को हम इंग्लैंड की क्रांति बोलते हैं। और इंग्लैंड ही नहीं, यूरोप के समस्त देशों में आप देखते हैं इंग्लैंड की इस क्रांति का गहरा प्रभाव पड़ा। और इसका प्रभाव यूरोप ही नहीं बल्कि आप देखते हैं संसार के दूसरे देशों में भी आप देखते हैं बहुत तरीके से प्रभावित किया। और औद्योगिक क्रांति खास करके आप देखे होंगे कि पूरे संसार को प्रभावित करने में एक हद तक सफल रही है। तो ये हो गई इसकी अवधारणा। इतना लिख देंगे तो हो जाएगा मेरे हिसाब से। अगला प्रश्न, दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या के कारण बताइए। दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। दुर्खीम महोदय का एक सिद्धांत है आत्महत्या का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि आत्महत्या लोग क्यों करते हैं, इसका उन्होंने सामाजिक कारण बताया। आत्महत्या कोई व्यक्ति अपने मन से नहीं करता है, जबकि सामाजिक जो उत्तरदायित्व होते हैं, सामाजिक जो नियम होते हैं, सामाजिक आदर्श जो होते हैं, अगर उससे व्यक्ति नहीं कर पाता है, उस पर अपने मूल्यों को, अपने आदर्शों को नहीं बचा पाता है, तो कहीं ना कहीं पे एक समाज में या सामाजिक विचारधाराओं के द्वारा एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि उस व्यक्ति को मजबूरन फांसी पर लटक जाना होता है, मतलब अपनी आत्महत्या कर देनी होती है। तो आत्महत्या के सिद्धांत की मतलब कारण की बात की तो आत्महत्या क्यों लोग करते हैं, दुर्खीम बताते हैं। पहला कारण कहते हैं कि मानसिक अस्वस्थता, यानी अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो भी आत्महत्या कर सकता है। दूसरी बात यह है भाई, दूसरी बात ये हो सकती है, दूसरी बात क्या, स्नायु दोष रोग होता है अगर उसको, तो भी आत्महत्या कर सकता है। मद्यपान करता है तो भी, यानी कि मदिरा उदिरा पीता है, यानी कि दारू शराब पीता है तो भी वो आत्महत्या कर सकता है। पैतृकता और वंशानुगत अगर दोष है उसके पास तो भी एक प्रकार से वो कर सकता है आत्महत्या, मतलब कि लड़के नहीं हो रहे हैं या और भी तमाम सारे दोष होते हैं तो कर सकता है वो। इसके अलावा वर्तमान परिस्थिति अगर उसके प्रतिकूल चलती है, उसके अनुकूल नहीं होती है, जो चीज़ करता है उसमें सफल नहीं होता है तो आत्महत्या कर सकता है। गरीबी के कारण से लोग और बेरोजगारी के कारण से लोग आत्महत्या करते हैं बहुत ज़्यादा। आकस्मिक संकट कोई उत्पन्न हो गया उसके कारण से आत्महत्या लोग करते हैं। बार बार अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसमें असफल होते हैं तो भी आप आत्महत्या करते हैं। अतृप्त एवं दुखमय जीवन व्यतीत करने के बाद में भी बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। अपने लोगों से जब आप जो है अपने लोगों से पराये पन की अनुभूति जब होने लगती है, यानी अपने लोग ही आपका साथ नहीं देते हैं,
तो भी आप आत्महत्या करते हैं। इसके अलावा बिखरा और टूटा हुआ व्यक्तित्व अगर किसी व्यक्ति का है, उसके जीवन में कुछ नहीं लग रहा है, उसको लग रहा है पूरा जीवन नीरस है, तो वो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। समाज के द्वारा जब उस व्यक्ति की उपेक्षा की जाती है, यानी समाज में उसको मान्यता नहीं दी जाती है, तो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। और अगर उसका परिवार टूट जाता है तो भी आत्महत्या व्यक्ति करने पर बहुत सारे लोग मजबूर हो जाते हैं। नफरत, घृणा और तिरस्कार होता है हर जगह उसका, तो भी वो आत्महत्या कर लेते हैं। और दुर्खीम ने तो आत्महत्या के तमाम सारे कारणों के अलावा और भी तमाम सारे कारण बताए हैं, जैसे कि अत्यधिक नियंत्रण। अच्छा, ये सारे कारण जो है दुर्खीम के द्वारा ही बताए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने और भी चीज़ों को बताया, आदर्शवादिता और कठोर नियम पालन को भी आत्महत्या कारण बनाया। अगर मान लेते हैं स्त्रियों का बांझपन हो गया, जैसे कि अगर बांझपन है तो तमाम सारी स्त्रियां जो गांव की होंगी वो ताना मारेंगी, ठीक है, तो उससे भी हो सकता है। इसके अलावा पुरुषों का दूसरी स्त्रियों से अगर लगाव होता है, ठीक है, तो वो भी एक प्रकार से स्त्री फांसी लगा सकती है। तो एक प्रकार से उसकी मतलब कि मान लेते हैं घर में शादी हो गई लेकिन पति या पत्नी का अफेयर है कहीं दूसरे जगह पर, तो वो एक प्रकार से कंट्रोल के बाहर हो जाता है। क्योंकि अगर आप जिसको चाहते हो वही आपसे धोखा करके आपके ही आड़ में दूसरे के पास जाता हो तो फिर दिक्कत की बात है, तो भी आत्महत्या लोग कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हैं जो नौकर होते हैं घर के, उस पर अगर आप ज़्यादा टार्चर करते हैं, जो दास बना करके रखते थे पहले लोग, तो जब मालिक लोग अत्याचार करते तो लोग कर लेते थे। इसके अलावा प्रेम में अगर आपको निराशा मिली है, आपने किसी को प्रपोज किया और उसने मना कर दिया, एक दो झप्पड़ घुमा करके दे दिया, तो भी आप आकर के घर पे हो सकता है कि जो है ऐसी प्रयास करें। प्रेम में निराशा मतलब प्रेम में अगर असफल हो जाएंगे, ब्रेकअप हो जाए, आपका प्रेम चल रहा है, कोई दूसरा लेकर के चला गया उसको, तो फिर दिक्कत की बात होती है। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं ये आत्महत्या के कारण को एक प्रकार से प्रोत्साहित कर मतलब आत्महत्या के कारण होते हैं, ये सब दुर्खीम महोदय ऐसा मानते हैं, ठीक है। और सही बात भी है कहीं ना कहीं पे। तो ये हो गया आत्महत्या के कई सारे कारण। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से है। अगला प्रश्न क्या, सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्म की व्याख्या कीजिए। 3 कर्म होते हैं मुख्य रूप से, सत, रज और तम। सत, रज और तम, ये 3 कर्म एक प्रकार से बड़े फेमस कर्म होते हैं, आप सभी को पता होगा, ठीक है। और खास करके मनुस्मृति में गुणों के आधार पर कर्मों की व्याख्या की गई है और 3 प्रकार के एक प्रकार से कर्म बताए गए हैं, सत, रज और तम। सात्विक कर्म जो होता है, सात्विक कर्म करने वाला जो होता है देवत्व को प्राप्त होता है। राजसिक कर्म करने से मनुष्य मतलब कि मनुष्य लोग करते हैं। और इसके अलावा तामसिक जो कर्म होता है उससे त्रियक यानी पक्षी योनि की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से तामसिक कर्म अगर आप करेंगे तो आप पक्षी बनोगे, राजसिक कर्म करोगे तो आप मनुष्य बनोगे, अगर सात्विक कर्म करोगे तो आप देवत्व को प्राप्त हो जाओगे। तो इस प्रकार से 3 कर्म होते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो मतलब प्राप्ति से युक्त, क्लेश रहित, प्रकाशमान, लक्षित होता है, उसे सतगुणी जानना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति जो दुख युक्त हो या फिर एक प्रकार से अप्रीतिकारक विषयों की ओर आकृष्ट होने वाला प्रतीत हो, उसे आप रजोगुण से संपन्न मान सकते हो। और जो व्यक्ति मोह युक्त हो, विषयी हो, जो तर्क से शून्य एवं दुर्जेय हो, उसे तमोगुण वाला समझना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति में बताया गया है। और तीनों गुणों का फल जो होता है उत्तम, मध्यम और जघन्य होता है, ठीक है। सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्मों की व्याख्या करते हुए मनु आगे भी कहते हैं कि वेदों का अभ्यास, तप, ज्ञान, इंद्रिय संयम, धर्म कार्य, आत्मा का चिंतन, अगर ये सब आप करते हो तो ये सात्विक कर्म है। किसी कार्य में फल जो है कि उद्देश्य से रुचि होना, धैर्य का अभाव, शास्त्र वर्जित कर्म का आचरण करना और तमाम सारे विषयों में लिप्त रहना, ये सब राजसिक कर्म होते हैं। और अगर तामसिक कर्म की अगर बात की तो उसमें आता है लोभ, निद्रा, आधैर्य, क्रूरता, नास्तिकता, नित्य कर्म का त्याग, मांगने का अभाव होना, तामसिक कर्म होते हैं सारे, ओके। तो भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी कर्मों में ये 3 गुण उपस्थित होते हैं और इन्हीं के आधार पर आपका जन्म मरण सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इन सभी कर्मों पर ही आधारित होता है, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न और करके आपको अगला प्रश्न दिया गया है, देखेंगे। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारणों को बताइए। 1789 ईस्वी की क्रांति के मुख्य कारण क्या क्या है भाई। 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुई थी। राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि तमाम सारी दशाओं को पैदा करती है, आप सभी को पता होगा। और इन्हीं से खास करके किसी भी कोई भी क्रांति जो होती है वह तो राजनीतिक कारण होंगे या सामाजिक कारण होगी या धार्मिक पृष्ठभूमि होगी। इन्हीं कारणों से दुनिया की लगभग 90% क्रांतियाँ हुई हैं। और फ्रांस
के में आप देखते हैं चर्च में बहुत ज़्यादा क्या हो रहे थे, अधिकारों और जनसाधारण के शोषण के कारण जो होता है, लुई 15वां जो वहाँ का शासक होता है उसने 1743 ईस्वी से ही एक उदारवादी दृष्टिकोण अपनाना प्रारंभ कर दिया। लुई 16वें ने भी अपने शासनकाल में अनेक आर्थिक और सामाजिक सुधार किए थे और एक संक्रमणकालीन दशा थी यह, जिसमें एक और शासकों के प्रयत्न सामान्य जनता को कुछ अधिक मतलब अधिकार सौंपना चाह रहा था, जबकि पादरी वर्ग जो था निरंकुश शासन के लिए दबाव डाल रहा था राजा पर। यानी जो पादरी लोग थे यानी चर्च के मतलब कि जो पुजारी होते हैं वो लोग सोच रहे थे कि जनता को अधिकार ना दिया जाए, नहीं तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे भगवान पर, ईश्वर पर। और जो राजा थे वो सोच रहे थे कि भाई अगर हम प्रजा को ज़्यादा दिक्कत करेंगे तो क्रांति आ सकती है। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए क्या हुआ कि एक व्यक्ति हैं फासिस्टर, वो कहते हैं कि मेरा अनुमान है कि इस समय यूरोप पे एक भयंकर क्रांति के कगार पर खड़ा हुआ है। इसकी दशा एक ऐसे बिगड़े हुए फोड़े की तरीके से है जिसमें रक्त का संचार होना अनिवार्य हो गया है। वास्तव में अगर बात की जाए फ्रांस की क्रांति की, तो फ्रांस की क्रांति को किसी एक कारण के आधार पर नहीं बल्कि इसके तमाम सारे कारण हैं। और जैसे राजनीतिक कारण हो गया, राजनीतिक कारण में आप देखते हैं निरंकुशता, एक प्रकार से निरंकुश शासक थे, उदारवादी कार्यक्रम लागू कर दिया निरंकुश शासन ने, जिस कारण से क्या हुआ कि अधिकारी और जो भी ओहदेदार थे वो तमाम सारे लोग जो है एक प्रकार से अपने अपने हिसाब से कार्य करने लगते हैं। और निरंकुश राजतंत्र के कारण ही आप देखते हैं अंदर क्या होता है, जनसाधारण में शासन के प्रति विरोध उत्पन्न होने लगता है। तो ये राजनीतिक कारण था। सामाजिक कारण भी बहुत सारा था, क्योंकि समाज जो था वो उच्च और निम्न वर्ग में बटा हुआ था। इसके कारण से क्या हो रहा था, इसके कारण से भी तमाम सारी चीज़ें हो रही थी। आप देखते हैं इसमें फ्रांस की तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था अगर बात की है तो एक सामंतकारी व्यवस्था थी। इसमें सामंतों को सभी तरीके से विशेषाधिकार मिले थे, साधारण जनता को सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही थी, सामान्य आवश्यकताएं भी उनकी नहीं पूरी हो सक रही थी। सामंतों की ताकत बढ़ चुकी थी, बड़े बड़े व्यवसाय के साथ आटा पीसने की चक्कियाँ ये सामंतों के अधिकार में हो चुकी थी। तो सामंतों के हाथों में सारी शक्तियाँ थी, वो लूट घसूट रहे थे, जबकि सामान्य जनता जो थी वो मारी मारी फिर रही थी, उसके पास कोई अधिकार नहीं थे। उसको एक प्रकार से वो मतलब अपनी सामान्य इच्छाएं भी उसकी नहीं पूरी हो पा रही थी, रोटी कपड़ा मकान भी नहीं पूरा हो पा रहा था। इस प्रकार से आप देखते हैं कि ये सामाजिक कारण है जो कि फ्रांस की क्रांति उत्पन्न करता है। धार्मिक कारण भी था, क्योंकि पादरी वर्ग जो है इनका आचरण जो था वो भ्रष्ट हो चुका था और उनके द्वारा मध्यम वर्गीय लोगों जैसे किसान हो गए, मजदूर हो गए या फिर एक प्रकार से और भी चीज जो लोग हो गए, धर्म के नाम पर उनका शोषण करते थे लोग, विलासपूर्ण जीवन था इनका। तो एक प्रकार से जिससे फ्रांस की धार्मिक सत्ता के प्रति लोगों में असंतोष पैदा होने लगा और इस प्रकार से पूरे फ्रांस में परंपरावादी कैथोलिक चर्चों का व्यापक प्रभाव जो था वो कैथोलिक विश्वासों में कोई भी परिवर्तन करना एक गंभीर अपराध माना जाता था। लुई 16वें ने जब कुछ अवसरों पर कैथोलिक चर्च की कट्टरता का विरोध किया तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों के पारस्परिक विरोध खुल करके सामने आने लगे। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जब प्रोटेस्टेंट और जो कैथोलिक जो धर्म थे, यानी ईसाई धर्म के ही दो भाग हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, तो दोनों लोग आपस में जब चीज़ें होने लगी, इन दोनों में ही नहीं बैठने लगा, तो कैथोलिक पादरी और सामंती किसी भी तरीके से अपना प्रभाव बनाए रखने का प्रयत्न करने लगते हैं और इस धार्मिक संघर्ष ने क्या करा, क्रांति का रास्ता तैयार कर लिया। इस प्रकार से क्या हुआ, ये धार्मिक कारण था। इसके अलावा आर्थिक कारक भी बहुत सारे थे, वैचारिक कारण भी थे और इस प्रकार से आप देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति हो जाती है। तो तमाम सारी दशाओं से यह स्पष्ट होता है कि क्रांति से पहले फ्रांस में राजसत्ता और धार्मिक सत्ता के बीच एक ऐसा निंदनीय समझौता हो चुका था जिसके दुष्परिणामों के कारण से क्या हुआ था, जो जनसाधारण की स्थिति थी लगातार दयनीय होती जा रही थी। धार्मिक प्रतिनिधियों और राज्य की जो निरंकुशता थी उससे लोग भयभीत थे, आततायित थे। और आप देखते हैं इन सभी दशाओं के बाद जनता के अधिकारों, मानवतावादी विचारों और धार्मिक नीतियों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति जनता में बढ़ने लगती है और फ्रांस की सामंतवादी व्यवस्था का विरोध होने लगता है। और इन सभी दशाओं के फलस्वरूप फ्रांस में क्रांति का वातावरण तैयार होने लगता है और एक बड़ी क्रांति 1789 ईस्वी में घटित हो जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हो, अगला प्रश्न है आपका, देखेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आपको मैं बता दूं कि ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं ये आपके लगभग लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं जिनके बारे में बता रहा हूं। प्रश्न अगला क्या है आपका, अगला प्रश्न है भाई, देखेंगे सभी लोग, आश्रम व्यवस्था के समाज शास्त्रीय महत्व की विवेचना कीजिए। आश्रम व्यवस्था का समाज शास्त्रीय महत्व क्या है? ठीक है, पहला महत्व, चूंकि आश्रम व्यवस्था की बात की है तो सामाजिकरण का प्रमुख आधार रही है जो आश्रम व्यवस्था रही है और इस व्यवस्था का आधार यह विश्वास है कि व्यक्ति के मानसिक,
नैतिक और आध्यात्मिक विकास के बिना समाज को संगठित नहीं किया जा सकता और इसीलिए व्यक्ति का आध्यात्मिक, नैतिक और मानसिक विकास के लिए आश्रम व्यवस्था जरूरी है। ये बात आप जान लीजिए। सामाजिक व्यवस्था मतलब आश्रम व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व ये है, पहला महत्व है जीवन का समुचित विकास के लिए आश्रम व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये कि सामान्य कल्याण को प्रोत्साहन मिलता है आश्रम व्यवस्था से, इसलिए ये महत्व मतलब ये जरूरी है। इसके अलावा तीसरा इसका समाजशास्त्रीय महत्व ये है कि मानसिक स्थिति में सहायता प्रदान करता है एक प्रकार से आश्रम व्यवस्था। इसके अलावा चौथी बात ये है कि वस्तु और समूह की पारस्परिक निर्भरता एक प्रकार से, ये भी एक प्रकार से इसका महत्व है। इसके अलावा पांचवा महत्व है इसका बौद्धिक विकास का सर्वोत्तम आधार है एक प्रकार से जो आश्रम व्यवस्था है। इसके अलावा आप देखते हैं व्यवहारिकता जो है इसमें है, चूँकि आश्रम व्यवस्था एक व्यवहारिक व्यवस्था जिसमें जीवन के सभी कर्तव्यों को सामाजिक उपयोगिता के साथ जोड़ दिया गया है, तो आप इस एक प्रकार से ये चीज़ें हैं। इसके अलावा सातवां आप लिख सकते हो मानवीय गुणों का विकास होता है, तो एक मानवतावादी समाज की स्थापना करने में भी आप देखते हैं आश्रम व्यवस्था के महत्व को स्वीकार किया गया है। और तनिक ध्यान देना होगा यहाँ पर ये आपको कि आश्रम व्यवस्था से संबंधित विभिन्न धर्मों ने व्यक्ति में आप देखते हैं सरलता, पवित्रता, निष्ठा, सहिष्णुता, सामाजिकता, सेवा, समानता, बंधुत्व, उदारता और आध्यात्मिकता के गुण उत्पन्न किए हैं। ये सब गुण जो हैं ये सात्विकता, सरलता, पवित्रता, निष्ठा, सहिष्णुता, सामाजिकता, सेवा, समानता, बंधुत्व, उदारता, आध्यात्मिकता, ये सब गुण वैसे नहीं आते हैं व्यक्ति के अंतर्गत, या आश्रम व्यवस्था के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। तो इन्हीं गुणों के फलस्वरूप आप देखते हैं भारतीय संस्कृति इतनी लंबी अवधि से सुरक्षित रह सकी है। लगातार हूणों ने, तमाम लोगों ने आक्रमण किया, कुषाणों ने आक्रमण किया, शकों ने किया, पल्लवों ने किया, तमाम प्रकार के आप देखते हैं भारत पर आक्रमण होते रहे शुरुआत से ही। अफगानों ने किया और मुसलमानों ने मतलब मुगलों ने किया, ठीक है, अरबों ने किया, और आप देखते हैं कि चाइना वाले इधर से कर रहे थे। और आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर भारत में आते हैं, अंग्रेजों ने किया, फ्रांसीसियों ने, डच ने, सभी लोग यहाँ पर आए, अपने अपने कल्चर को थोपना चाहा, लेकिन फिर भी भारतीय कल्चर यानी जो भारतीय संस्कृति है वो बची रही। तो ये सब एक प्रकार से आश्रम व्यवस्था के ही गुण। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि मैक्स वेबर की सत्ता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो मैक्स वेबर की सत्ता की अवधारणा के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि इन सभी प्रश्नों को समझेंगे हम विस्तार से और अच्छे तरीके से, और भी एक आध मॉडल पेपर मैं दे दूंगा और सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। हालांकि आपको लगभग इसी वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत सारी चीज़ों को बता दिया है। मैक्स वेबर की अगर बात की जाए तो मैक्स वेबर जो कहते हैं कि मनुष्य समाज में अकेला नहीं रह सकता है, वरन अन्य लोगों के साथ रहने के दौरान वह दूसरों को क्या करता है, प्रभावित करता रहता है। और जब जो है एक प्रकार से, और मनुष्य दूसरों को जब प्रभावित करता है तो स्वयं को भी दूसरों से प्रभावित होता है, यानी कि लोगों से भी प्रभावित होता है और लोग उससे प्रभावित होते हैं। प्रभाव का मतलब ये है कि वो दूसरी की नीतियों से प्रभावित होता है और दूसरों को प्रभावित भी करता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार से बदलते हैं और कार्य करवाते हैं, यही होता है प्रभाव। तो ये एक प्रकार से प्रभाव दो रूपों में हो सकता है, या तो पहली चीज़ सत्ता के माध्यम से आप प्रभाव डाल सकते हो, सत्ता, या फिर शक्ति, ठीक है, सत्ता और शक्ति, ये दो रूप होते हैं प्रभाव के। यदि मैक्स वेबर कहते हैं कि यदि एक व्यक्ति अपनी बात मनवाने में शक्ति का प्रयोग करता है अथवा बल प्रयोग की धमकी देता है तो वह शक्ति कहलाती है, जबकि शक्ति को वैधानिक स्वीकृति अगर मिल जाती है, कानूनी स्वीकृति मिल जाती है अगर शक्ति को, कि शक्ति का प्रयोग, जैसे पुलिस अपनी बात मनवाते हैं ना, पुलिस कहते हैं कि भाई ये चीज़ करना है, तो औपचारिक है वो, लेकिन अगर आप अनाधिकृत रूप से किसी को कहेंगे कि ये करना है तुमको, तो वो नहीं करेगा। या तो भाई तुम बहुत बड़े आदमी होगे तो करेगा, या डर से करेगा, आपके यानी शक्ति से, बल आपके पास ज़्यादा इसलिए डर की वजह से कर रहा है, या फिर आपके पास सत्ता है इसलिए कर रहा है। दो चीज़ों से कोई व्यक्ति आपकी बात को मानता है, या फिर एक प्रकार से प्रेम, तो प्रेम अलग बात है। सत्ता और शक्ति की अवधारणा यहाँ पर मैक्स वेबर की पूछी गई है। तो आप लिखेंगे कि जब शक्ति को वैधानिक स्वीकृति मिल जाती है तो सत्ता कहलाती है, ठीक है, और जब कोई व्यक्ति अपने बल से धमकी देता है कि भाई ये कर्म करना, तो वो शक्ति होती है, ठीक है। दूसरे शब्दों में वैध शक्ति ही क्या कहलाती है, सत्ता कहलाती है। जैसे कि मान लेते हैं उदाहरण के माध्यम से, प्राचार्य हो गया, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मेजर हो गया, ये सब जो एक प्रकार से लोगों को जो है कमांड देते हैं या फिर ऑर्डर देते हैं, ये सब अधिकार होता है, मतलब
ये सब एक प्रकार सत्ता की श्रेणी में आता है, क्योंकि उन्हें अधिकार और शक्ति प्राप्त है, वह संविधान नियमों कानूनों के द्वारा एक प्रकार से उनको मिली हुई है और इसलिए वो अपनी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। शक्ति और सत्ता दोनों ही प्रभाव के विभिन्न स्वरूप हैं और सत्ता समाज में स्थायित्व बनाए रखती है। यह केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सामाजिक जीवन में भी क्रियाशील रहती है। सत्ता शक्ति का संस्थागत रूप भी होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं, वैधानिक सत्ता और परंपरागत सत्ता और करिश्माई सत्ता। वैधानिक सत्ता जैसे कि आप राष्ट्रपति हैं या एक प्रकार से आप मतलब कि बड़े पद पर कोई हैं तो आप ये वैधानिक सत्ता आपकी है, ठीक है, विधि के यानी कानून के हिसाब से आप एक बड़े पद पर हो, ये हो गई आपकी वैधानिक सत्ता। दूसरी सत्ता होती है परंपरागत सत्ता। मान लेते हैं कि गांव वगैरह में आपको पता होगा आदिम समाजों में 5 पंच होते थे, ठीक है, गांव के मुखिया हुआ करते थे, वृद्धजनों की परिषद हुआ करती थी। तो उसमें एक प्रकार से परंपरागत रूप से जो व्यक्ति मतलब संयुक्त परिवार में मुखिया हो जाओ आप, या जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों को एक प्रकार से जो स्थान प्राप्त है सत्ता कि ब्राह्मण लोग जो करते हैं वो व्यक्ति मतलब कहते हैं वो व्यक्ति लोग करते हैं, ब्राह्मणों की बात लोग मानते हैं, ब्राह्मण लोग सत्कर्म करते हैं, ब्राह्मण लोगों के द्वारा ही आप देखते हैं यज्ञ पूजा पाठ हवन वगैरह करके वातावरण को शुद्ध भी करते रहते हैं लोग, भगवान को एक प्रकार से जो है खुश करने का प्रयास, लगातार पूजा पाठ करने का प्रयास क्या करते हैं ब्राह्मण लोग। तो ब्राह्मण लोगों को एक प्रकार से वैधानिक मतलब परंपरागत सत्ता के द्वारा प्राप्त है कि भाई उनकी बात, उन्हीं से लोग कथा सुनते हैं, उन्हीं से लोग भागवत कथा सुनते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। करिश्माई सत्ता है, चमत्कारिक सत्ता क्या होती है, ये मैक्स वेबर कहते हैं कि करिश्माई सत्ता जो होती है, चमत्कारिक सत्ता, ये खास करके उन लोगों के पास होती है जिनमें कुछ विशेष शारीरिक और मानसिक गुण होते हैं, जिनके कारण से वे दूसरे लोगों को अपनी इच्छा अनुसार से कार्य करवाने में सक्षम होते हैं। जैसे कि सामाजिक कार्यकर्ता कोई हो गया, कोई धार्मिक नेता हो गया, कोई राजनेता हो गया, कोई समाज सुधारक हो गया, ये सब एक प्रकार सत्ता इसमें आप देखते हैं करिश्माई सत्ता, चमत्कारिक सत्ता। जैसे महात्मा गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस जी थे, विनोबा भावे, इंदिरा गांधी, ये सब चमत्कारिक सत्ता इनके पास थी, ठीक है। और आजकल आप देख रहे हैं मोदी जी जब चाह रहे हैं तब थाली एक प्रकार से बजवा रहे हैं, तो मतलब कि उनके पास एक प्रकार से ये क्या चमत्कारिक सत्ता है। वैधानिक सत्ता मतलब एक प्रकार से वैधानिक सत्ता तो है ही, लेकिन चमत्कारिक सत्ता कैसे बोलेंगे, वैधानिक सत्ता राष्ट्रपति की आप मान सकते हो मतलब उनकी, लेकिन जो करिश्माई सत्ता चमत्कारिक सत्ता ये है क्या, मोदी ने अपने टैलेंट के बल पर क्या करा भाई, जीता है, चुनाव जीता। सभी पूरा 2014 से पहले मोदी जी को कौन जानता था, केवल गुजरात में ही मुख्यमंत्री थे, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है एक प्रकार से एक लहर सी बन जाती है, पूरे के पूरे एक प्रकार से भारत ही नहीं पूरे संसार में लोग मोदी को जानते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से आप देखते हैं एक इशारे पर आप देखते हैं तमाम सारे व्यक्ति दौड़ पड़ते हैं, अटूट विश्वास करते हैं, उनमें आस्था रखते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये हो गया आपका मैक्स वेबर की सत्ता के उदाहरण। अगला है आपका 5वां प्रश्न, कर्म के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। मैंने शुरुआत में कर्म के सिद्धांतों के बारे में आपको बताया था, आप लोगों ने उसको देख लीजिएगा। शुरुआत में हमने कर्म के बारे में बताया था, ठीक है, कि जो है कर्म जो होता है पुनर्जन्म, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने पूरा बता दिया था ना। तो कुल मिलाकर के व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जन्म और मृत्यु के बंधन में तब तक बंधा रहता है जब तक वह मोक्ष को नहीं प्राप्त हो जाता है, यानी ब्रह्म को ना प्राप्त कर ले। और ऐसा केवल ज्ञान और भक्ति से संभव होता है कि व्यक्ति अपने समस्त एक प्रकार से जो जीवन की इच्छाएं हैं उसको पूर्ण करके और वैधानिक सत्ता के पास चला जाए, यानी कि कहाँ पर चला जाए, ब्रह्म के पास मिल जाए, ब्रह्म में विलीन हो जाए। क्योंकि आत्मा जो है और परमात्मा का ही एक अंश है और उसी परमात्मा में आत्मा को विलीन हो जाना है। तो ये एक प्रकार से विलीन होना, ये यही होता है मोक्ष की प्राप्ति, ठीक। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी की सत्याग्रह की मतलब कि सत्याग्रह की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। महात्मा गांधी के सत्याग्रह, सत्याग्रह आप सभी को पता होगा, सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह, सत्याग्रह। सत्याग्रह की बात की तो सत्य और अहिंसा, इन दो बातों को मिलकर के, आत्मपीड़ा, इन सभी चीज़ों को मिलकर के जो है सत्याग्रह बना है। सत्य सर्वप्रथम आप देखते हैं सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी जी ने कहाँ पर किया था, तो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में किया था। अपने सार्वजनिक मतलब कि सर्वाधिक मतलब सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ इन्होंने इसी जो है भूमि से किया था, जो है महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका की भूमि से, वहीं से इनकी राजनीतिक चीज़ें प्रारंभ होती है और रंग भेद को वहाँ पर ख़त्म किया। सत्य और आग्रह इन दो शब्दों से मिलकर के बना सत्याग्रह, और सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य पर डटे रहना, इसी का मतलब होता है सत्याग्रह। यह एक ऐसा सत्य या एवं शक्ति है जो निरंतर प्रयास से बढ़ता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सत्याग्रह की परिभाषा को कि यह एक आत्मिक शक्ति होती है सत्याग्रह, और इस मार्ग में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। शत्रु को प्रेम के द्वारा ही सत्य का मार्ग दिखाना होता है, उसके गलत और त्रुटिपूर्ण रास्तों को, उसकी जो एक प्रकार से गलत आदतें हैं, जो गलत विचार हैं, उनको सत्य के द्वारा उनको छुड़ाया जाए।
और सत्याग्रह एक प्रकार से प्रेमयुक्त अस्त्र है, इन्होंने बताया महात्मा गांधी जी ने। सत्य, अहिंसा, आत्मपीड़ा, ये तमाम सारी चीज़ें इसकी चीज़ें हैं। ओके, शत्रुओं पर सद्व्यवहार और द्वारा विजय प्राप्त करना, ये सब प्रेम पूर्वक उसे बताना, ठीक है, शत्रुओं को समझाना, ये सब एक प्रकार से सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य है। और अन्य व्यक्तियों, चाहे वे सगे संबंधी हो या पास पड़ोसी हो, उनकी भूल या गलती बताने का इससे अच्छा मार्ग कोई नहीं होता है। सत्याग्रह मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो सत्य, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण आंदोलन है जिस पर प्रेम और अहिंसा की विजय एक प्रकार से प्राप्त की जाती है। सत्याग्रह अनेक विधियों के द्वारा अपनाया जाता है। आप देखते हैं आमरण अनशन जो हो गया, इसके द्वारा आप सत्याग्रह कर सकते हो, धरना कर सकते हो, उपहास कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, हड़ताल कर सकते हो। गांधी जी ने यहाँ भी बताया कि सत्याग्रह कब करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस विषय पर सत्याग्रह किया जाने वाला हो वह आधार सत्य होना चाहिए और इसे शांतिपूर्ण ढंग से करना चाहिए। यह भी आवश्यक है सत्याग्रह करते समय कि शत्रुओं अथवा विरोधियों को अपनी गलती सुधारने के लिए पर्याप्त समय भी देना चाहिए। विनम्रतापूर्वक अपना आंदोलन करना चाहिए, साथ ही अपने आंदोलन की मूल आत्मा को त्यागे बिना समझौता करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए। ये बात महात्मा गांधी जी ने बताई। ये हो गई सत्याग्रह की अवधारणा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की अगर मैं बात करूं आपको, तो दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में आपको क्या करना है भाई, देखिए केवल 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं खंडशः से। 500 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको देना है, ठीक है। और जो है 5 प्रश्न आपको मिलेंगे, केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, हर्बर्ट स्पेंसर के समाज के स्वाभाविक सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दीर्घोत्तरीय, आने वाले समय में इन पर चर्चा होती रहेगी। अगला प्रश्न आपसे इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि भारत में समाजशास्त्रीय विचारधारा के विकास का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आपसे बन सकता है दीर्घोत्तरीय में कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसके औचित्य यानी इसके औचित्य पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में 100% आने वाला है। अगला प्रश्न है, कॉम्ट द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्षवाद की अवधारणा की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक विचारों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से 5 प्रश्न जो है आपकी दृष्टि से, मतलब कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास सीरीज वगैरह है तो पढ़ लीजिएगा। बाकी आपके लिए मैं और भी मॉडल पेपर लाने का प्रयास करूंगा, उसमें इन चीज़ों पर भी मैं फोकस करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अभी समय लंबा हो चुका है, समय बहुत ज़्यादा लग चुका है, इसीलिए और आने वाले समय में हम चर्चा करते रहेंगे और मुद्दों पर, इन सभी मुद्दों पर वैसे लगभग हमने अधिकतर मुद्दों पर चर्चा कर ही ली है। तो निश्चित तौर पर यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और आपको बता दूं कि जो है समाजशास्त्र से पहले आपको पता होगा शिक्षा शास्त्र का एक प्रकार से जो सेकंड पेपर होता है शिक्षा शास्त्र का, जिसका नाम है शैक्षिक मापन और मूल्यांकन। इसका वीडियो अवेलेबल है आपके चैनल पर। कल ही वीडियो इसकी आपके समक्ष आई थी, कल ही लाइव क्लास हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा। इसके अलावा आपका हिंदी साहित्य BA 3rd सेमेस्टर को लेकर, मतलब कि 3rd ईयर को लेकर के ये वीडियो आ चुकी है, प्रयोजन मूलक हिंदी की। ओके, ये पेपर 3 की है, हिंदी साहित्य BA 3rd ईयर वालों के लिए। आप इसको देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल वीडियो है। तो इस प्रकार से अब मैं 2023 की परीक्षाओं के लिए मैं आपके लिए जो है वीडियोज़ ला रहा हूँ। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा इसी प्रकार से। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।